अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और आज का प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो मैं एक छोटी सी कहानी सुना के करना चाहती हूँ। आज कहानी सुनाने का मौका और अलम जो है मैंने उठाया हुआ है, तो एक कहानी सुना के मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ। और इस कहानी का जो मॉरल है वो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, जैसे जैसे हम आखिर तक पहुँचेंगे, आपके जहनों में भी मेरा ख्याल है कि वो उभरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बाप था और एक बाप ने अपने बेटे को मरने से पहले एक बड़ी पुरानी एंटीक घड़ी दी और उस बाप ने अपने बेटे को कहा कि ये उसको उसके बाप ने दी थी, कोई 200 साल पहले की बात है ये। तो बेटा बड़ा हैरान हुआ और बेटे ने बड़ा इमोशनल भी हुआ। बेटे ने बड़ा थैंक यू कहा बाप को। और अच्छा, मरने से पहले जब ये घड़ी बाप ने बेटे को गिफ्ट की तो बाप ने उसको जाकर ये भी कहा कि जाओ इसकी ज़रा तुम ज्वेलरी स्टोर से, जहाँ पर हम जो हीरे जवाहरात हैं उनकी हम ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उन दुकानों से जाके ज़रा तुम इस घड़ी की कीमत मालूम करके आओ। तो बेटा जाता है ज्वेलरी स्टोर और बेटा जो है जब ज्वेलरी स्टोर जाता है तो वहाँ पर उसे इस घड़ी की कीमत कोई तकरीबन 150 रुपए, या हम अगर डॉलरों में बात करें तो ज़्यादा आसान आपको समझाने के लिए, तो $150 तक तकरीबन ये सारी जो है उसको ऑफ़र आई उस घड़ी की कि भाई, और ये ज्वेलरी स्टोर की ऑफ़र थी। तो बेटा वापस आता है, बाप को बताता है कि भाई उन्होंने मुझे इस घड़ी की जो ऑफ़र की है वो $150 की है। तो बाप कहता है कि तुम अब जो पुरानी जो ऐसी मतलब है ना, ये रद्दी वद्दी का माल होता है, या जहाँ पर हम अपने घर का सामान या अपने ऑफिस का ऐसा सामान दे देते हैं जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं रहता और जिसको हम कहते हैं ना रद्दी के दाम। तो रद्दी में कागज़ात तो बहुत ज़्यादा हम देते हैं, कागज़ात, अखबार, पेपर, किताबें, पुरानी कॉपियाँ, लेकिन ये है कि बाकी भी सामान ऐसा होता है जो कि हमसे रद्दी वाले ख़रीद लेते हैं। तो बाप ने उसको कहा कि तुम रद्दी वाले की तरफ जाओ और उनकी दुकान पे जाके इसकी कीमत शीमत पूछो। तो रद्दी वाले ने उसको देखा घड़ी को और उसने तो बिल्कुल ही कोई कीमत, उसने तो $10 दे दिया उसको। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, उसने उसको कहा भाई इसकी कीमत $10 है और इतने में ही हम इसको ख़रीदेंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है, बड़ी पुरानी ये लग रही है और बड़ी इसकी एक जिसको कहते हैं ना वेयर एंड टेयर बहुत हुआ हुआ है, तो बहुत वो नज़र आ रही है कि घड़ी बड़ी ख़राब हालत में है, तो ये $10 बनते हैं भाई इसके। बेटा फिर बाप के पास आता है और बेटा जो है बाप को बताता है कि भाई उन्होंने तो मुझे बिल्कुल ही $10 दे के बिल्कुल ही फारिग कर दिया। तो फिर बाप कहता है कि तुम म्यूज़ियम जाओ और म्यूज़ियम जाके उनकी टीम से मिलो और उनको बताओ कि ये घड़ी जो है ये कितनी पुरानी है और मुझे मेरे बाप ने अब दी है और मेरे बाप को उसके बाप ने दी थी, तकरीबन 200 साल पुरानी ये घड़ी है और इसकी ये खासियत है, तो तुम जाके उनको बताओ ज़रा। तो बेटा गया म्यूज़ियम, उनकी टीम से जाके वो मिला और उनको उसने बताया कि भाई ये घड़ी है मेरे बाप ने मुझे दी है अभी, और उसको उसके बाप ने दी थी और 200 साल पुरानी है। अच्छा, अभी वो उनसे बात आगे करने ही लगा था कि उसकी घड़ी की खासियतें बता रहा था। इस दफ़ा उसने सोचा कि मैं पहले से ही उनको अच्छा ही बता दूं घड़ी की, क्योंकि नज़र तो ये बहुत बेचारी मखदूश सी हालत में आ रही है नज़र। तो उससे पहले ही उन्होंने उसको अच्छी खासी रकम ऑफ़र कर दी, $1 लाख ऑफ़र कर दिया उन्होंने उसको बंदे को। तो बेटा बड़ा हैरान हुआ कि ज्वेलरी शॉप पे गया तो उन्होंने भी बड़ा ऐसे ही बस हल्की सी रकम नकल लगाई, वो रद्दी वाले ने भी इसको कोई घास नहीं डाली, हालांकि सामान पुराना है, और म्यूज़ियम वालों ने उसके $1 लाख दे दिए। ये कैसा म्यूज़ियम चला रहे हैं भाई? तो म्यूज़ियम वालों ने आगे से उसको उसकी खासियतें बतानी शुरू कर दी कि ये घड़ी इस तरह प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुई थी, यहाँ पर बनी थी, ये घड़ी जो है इसकी ये खासियत है, देखो इसमें डायल ऐसा बना हुआ है, जो सुई है घड़ी की वो ऐसी है, और बड़ी उन्होंने उसकी तारीफ़ें की घड़ी की। तो वो बंदा फिर वापस घड़ी लेके अपने बाप के पास आया और बाप को उसने बताया कि भाई म्यूज़ियम वाले तो उस घड़ी की ऐसी तारीफ़ें कर रहे थे जैसे पता नहीं मैंने उसमें हीरे जवाहरात लगाए हुए थे। तो बाप ने उसको कहा कि तुम्हें समझ आई कि मैं तुम्हें इतना दौड़ा क्यों रहा था? तो बेटे ने जवाब दिया कि अब मुझे समझ आई कि आप मुझे इतना दौड़ा क्यों रहे थे। तो अब आप लोगों को समझ आई कि ये क्यों बेटा इतना दौड़ रहा था। समझ आने की बात यह है कि जिसका जिस चीज़ से ताल्लुक़ होता है या जो जिस चीज़ की वैल्यू पहचान लेता है, सिर्फ वो ही उस चीज़ की या उस शख्स की, जिसको कहते हैं ना रिवॉर्ड देना या उसकी अप्रिसिएशन करना या उस चीज़ की कीमत अच्छी लगाना जानता है। जिसको आपकी वैल्यू का एहसास नहीं होगा, जिसको आपकी किसी चीज़ की अहमियत का एहसास नहीं होगा, वो आपकी उस चीज़ को, चाहे वो कितनी पुरानी हो, कितनी एंटीक हो, कितनी नादिर और नायाब हो, उसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकेगा। तो ये आपकी नज़र में होता है। आप वो जो कहते हैं ना पारखी पहचान सकता है कि हीरा कितना असल है या नकल है, तो एक पारखी ही बता सकता है कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। और अगर तो कोई आपको वैल्यू कर रहा है तो आप उसके साथ ज़रूर उस रिश्ते को वैल्यू करें। अगर कोई आपकी चीज़ को वैल्यू कर रहा है तो आप बदले में उसकी चीज़ को वैल्यू करें। लेकिन अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बंदा आपको वैल्यू नहीं कर रहा या आप डिवैल्यूड हैं या आपकी वैल्यू है नहीं।
आपकी वैल्यू किसी और जगह पर कोई और लोग पहचानेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं वहीं पर आपकी वैल्यू हो सके या वैल्यू कर सकें। तो ये एक छोटा सा था कि हर शख्स की हर चीज़ की कहीं ना कहीं वैल्यू होती है, लेकिन उसको सही जगह पर सही लोगों के दरमियान और सही नज़रों के दरमियान होना चाहिए, तभी लोग उसकी वैल्यू करेंगे। तो ये थी आज की काम की बात। तो अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा तो दिल बर्दाश्ता नहीं हो, कोई और जगह किसी और वक्त पे किसी और तरीके से आपकी वैल्यू में इजाफा होता जाएगा और लोग आपकी वैल्यू को तस्लीम करेंगे। अच्छा, इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं 60 सेकंड्स न्यूज़, और उसके बाद फिर आपसे करते हैं दोबारा मुलाकात। गजा में वहशियाना इसराइली बमबारी के 2 माह मुकम्मल, एक रोज़ में मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद। नेतन्याहू गजा की दलदल में धंसता जा रहा है, रहनुमा हमास उसामा हमदान। इंतखाबात के लिए तैयार हैं, साजगार माहौल दिया जाए, मौलाना फजल रहमान। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का सिंध पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ पेश। बिजली सारिफीन को फिर झटका, कीमतों में बड़ा इजाफा, बिजली मजीद 3 रुपये 7 पैसे महंगी, नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। वतन के बहादुर सपूत मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 बरस बीत गए। इंतहा पसंद हिंदुओं ने 1992 में बाबरी मस्जिद पर हमला किया था। तालिबान ने लड़की होना गैर कानूनी बना दिया, मलाला का नेल्सन मंडेला की बरसी पर खिताब। समुद्री तूफान मौचिंग से भारतीय रियासत तमिलनाडु में तबाही, 13 अफराद हलाक। अजीज मियाँ कवाल के इंतकाल को 23 बरस बीत गए। अजीज मियाँ ने कई लाजवाल कवालियाँ पेश की। जी, तो ये आपने देखी 60 सेकंड्स न्यूज़। आपको दुनिया भर का हमने एक चक्कर दिलाया और बताया कि क्या हो रहा है कहाँ कहाँ। अब आज एक बड़ा ख़ास दिन है और उस दिन के हवाले से मैं आपको एक याद दहानी कराती चलूँ। उस वाक़े के बारे में हम सब बहुत जानते हैं, हमने बड़ा पढ़ा है, बड़े उसके हवाले से डिफरेंट मौक़िफ़ है। ज़ाहिर है जिन्होंने वो चीज़ करवाई, जिन्होंने वो एक ऐसा अमल करवाया जो हमारे दिलों पर बड़ा ग्रां गुजरा और आज तक हमें याद है, उनके लिए वो चीज़ सही थी करना। हमारे लिए उनका ये अमल जो था ये इंतहाई गलत था और हमेशा रहेगा। बाबरी मस्जिद, भारत की मशहूर बाबरी मस्जिद, आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 बरस गुजर गए हैं और ये 1992 में बीजेपी या आरएसएस, दोनों एक ही चीज़ है वैसे, सिनोनिम्स हैं, उनकी क़यादत में हिंदू हुजूम ने मस्जिद को शहीद कर दिया था। भारतीय आला अदलिया ने भी बड़ा मुतसबाना रवैया इख्तियार करते हुए मुल्ज़िमान को केस से बरी कर दिया। तो ये इसके बारे में इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। और ज़ाहिर है ये ऐसा एक वाक़या था जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ा भी हमने है, सुना भी है, जाना भी है। तो हमारा मौक़िफ़ कुछ और है, उनका मौक़िफ़ कुछ और होगा ज़ाहिर है। लेकिन हमने इस वाक़े में देखा कि जो ये काम कर रहे थे वो किस बेदर्दी से ये अमल कर रहे थे और उनको ये भी एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ उनके मुल्क में, हम तो चले यहाँ पर बैठे हैं, भारत में ये मस्जिद थी, उनके मुल्क में कितने मुसलमान उनके साथ कारोबार करने वाले, दोस्त, अहबाब, रोज़ाना का ताल्लुक़ वास्ता, उन लोगों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। तो जब एक पूरी कम्यूनिटी का आप एहसास ना करें, और ज़ाहिर ये चीज़ टॉप से आती है, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जहनों में इंस्टिल की जाती है। ये वो भारत नहीं है, आजकल लोग कहते हैं कि वो गांधी का भारत और नेहरू का भारत, ये वो वाली चीज़ ना तो अभी है और मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है ये पहले भी नहीं थी। हाँ, जब हमारे तरफ जिन्ना साहब हयात थे और उनकी तरफ ये सारे लीडरान जो थे वो ज़िंदा थे, तो उस वक्त ज़रूर एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स की और रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स की तरफ एक जाने की प्रैक्टिस होती रही या नज़र आता रहा। लेकिन उसमें भी शायद इतना दमखम नहीं था कि वो वहाँ के लोगों को भी ये चीज़ समझ में आती और वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये चीज़ समझ में आती। तो खैर बहरहाल आज बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 31 साल गुजर गए हैं, 31 बरस गुजर गए हैं और ये वो मंज़र हैं जो उस वक्त रिकॉर्ड हुए कैमरे की स्क्रीन पर जबकि ये अमल हो रहा था। आगे बढ़ते हैं और भारत से ये एक और ख़बर भी मैं आपको बताती हूँ। ये भी बड़ी एक अफसोसनाक खबर है और हमारे बचपन से बेसिकली ये रिलेटेड है ये भी, क्योंकि जो भी मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे थोड़े बड़े भी हैं उम्र में या छोटे भी हैं, उन्होंने एक ड्रामा ज़रूर देखा होगा भारत का, वो था CID। और बड़ा वो छाया और हमारी तरफ, हमारे जहाँ पे हमारे ड्रामों की भी बड़ी वहाँ पर पजीराई होती है भारत में और हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को बड़ा पढ़ाया जाता है। ये एक इंटरव्यू में सुन रही थी अनुपम खेर साहब का, वो बता रहे थे कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो एकेडमीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी ड्रामाज पढ़ाए जाते हैं, तो हम तो उस पर फ़ख्र करेंगे। लेकिन वहाँ के भी ऐसा नहीं है कि कुछ हमने नहीं देखा, वहाँ के भी ड्रामे, और एक ज़माने से तो वो जो सास बहुओं के ड्रामे थे उससे तो हमारी इंडस्ट्री और लोगों की ऐसी एक उन्होंने असर कबूल किया कि तौबा। लेकिन शुक्र है उस तरफ अब रुझान हमारा कम हो गया। लेकिन CID एक ऐसा ड्रामा है कि जिसको हमने बड़ा देखा और भारत के 1998 से जारी इस ड्रामा सीरियल CID जो है उसके मारूफ अदाकार हैं दिनेश फिटनेस, वो इंतकाल कर गए
और उनकी मौत की तस्दीक जो है वो CID में जो दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी जो हैं उन्होंने की है। और ये दोनों जो थे ये दोनों बड़े साथ साथ होते थे, और जो इनका ऊपर जो हेड होते थे वो अक्सर इनको मिशंस पे भेज देते थे। और ये हमने देखा कि कभी कभार तो ये दोनों साथ साथ काम कर रहे होते थे, दया और जो हैं दूसरे हजरत, और कभी कभार ये अलग अलग रास्तों पे चले जाते थे अपने सब इंस्पेक्टर्स और उनके साथ। तो 3 दिसंबर को भारतीय मीडिया पर दिनेश फेडनेस को दिल का दौरा पड़ने की खबर आई, और उन खबरों की दया ने तस्दीक की, पहले तरदीद की थी और उन्हें झूठ करार दिया था। एक्चुअली पहले दयानंद जो है उन्होंने उन खबरों को झूठ करार दिया था, और दयानंद शेट्टी ने कहा कि दिनेश फेडनेस जो हैं उनको जिगर का आर्जा था और इसी वजह से उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने दिल की बात तो की नहीं, गोली कर दी, पता नहीं या तो उनको पता नहीं था या एग्जैक्टली उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। गुज़िश्ता कई दिन से वो वेंटिलेटर पर थे और गुज़िश्ता रात उनकी हालत बिगड़ गई और वो दुनिया से चल बसे। दिनेश फेडनेस की जो उम्र है वो 57 साल थी, 57 इज़ वेरी, मतलब जिसको कहते हैं कि बड़ी एक कम उम्री में चले गए वो। और वो ड्रामा CID में फ्रेडरिक्स का किरदार अदा करते थे। जिन जिन को याद है वो ये याद रखेंगे कि फ्रेडरिक्स हुआ करते थे और उनका नाम था ये फेडनेस। तो ये इनके हवाले से मैंने सोचा आपको मैं बताऊं खबर। एक और बड़ी अजीब सी खबर आई है, और आज कुछ अजीब खबरों का अजीब तो अजीब, गरीब, ना समझ में आने वाले वाक़यात, ना समझ में आने वाली नफ़रत। जिस तरह मैंने बाबरी मस्जिद से आज आगाज़ किया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत ही थी ना, वो आज तक भी वो नफ़रत वहाँ पर भारत में मौजूद है, नज़र आती है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अजीब सी खबर मैं आपको सुनाना चाह रही थी। अजीब सी खबर वो ये है कि 2021 में सेंटा बारबरा जो काउंटी है उसके पहाड़ी सिलसिले में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया था। अच्छा, अब उसके गिरने की वजह जो है वो उस वक्त बताई जाती थी कि इंजन की खराबी है, और इसके जो पायलट हैं ट्रेवर डैनियल, उन्होंने भी इसे एक हादसा जाहिर किया था। लेकिन फिर ट्रेवर ने तैयारा गिरने की वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड की, और वीडियो का अनवान था कि मेरा ख्याल है कि कुछ अजीब सी उन्होंने बात लिखी हुई थी, और उनवान मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो वो उन्होंने बड़ा जब उनवान देखा ना लोगों ने, तो उस उनवान के हवाले से लोगों ने कहा कि पायलट ने पैराशूट पहन रखा है और वो सेल्फी स्टिक कैमरा थामे हुए हवाई जहाज़ से छलांग लगा रहा है। तो ये क्या सीन है भाई? ये तो लगता ऐसा था जैसे एज इफ़ ही वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो फिर ये सारी कहानी जब सामने आई तो लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो सिलसिला कुछ ठीक नहीं है, और इधर तो हमारे जो है मामलात गड़बड़ हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कैप्शन जो था वीडियो का वो लिखा गया था, वो था आई क्रैश्ड माई प्लेन, आई क्रैश्ड माई एयरप्लेन। ये उन्होंने उस वीडियो का उन्वान लिखा था। तो एक तरफ लोग उन्वान पढ़ रहे हैं कि भाई ये आई क्रैश्ड माई एयरप्लेन है, दूसरी तरफ वो सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रहा है अपनी, और सारा उसने पैराशूट पहना है, मतलब उसने तैयारी की हुई थी कि मैं छलांग लगा के बच जाऊंगा। तो अब ये जो था, ये सारा जब देखा, ये क्लिप जो है वो 30 लाख मरतबा देखा गया और इस वीडियो क्लिप को, और लोग बड़े हैरान परेशान हुए। अच्छा, अमेरिकी जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जेकब ट्रेवर पर यूट्यूब व्यूज़ की खातिर जानबूझकर अपने तैयारे को क्रैश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये इधर कहानी में ट्विस्ट आया, इसलिए मैंने कहा कि ये एक अजीब सी स्टोरी है। और रवां बरस 30 साला ट्रेवर ने भी अपने जुर्म और झूठ बोलने का एतराफ़ कर लिया था। उसने मान ली बात कि मैंने अपना जहाज़ जो है वो यूट्यूब व्यूज़ और उस सारे चक्कर में जानबूझ के गिरने दिया और तबाह होने दिया। इस पर उसे 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया है। और ये सारी कहानी हुई, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी अजीब सी खबर है। कोई मतलब सोच भी कैसे सकता है? हम तो वैसे अल्लाह अल्लाह दुआएं कर रहे होते हैं, कलमे पढ़ रहे होते हैं। जहाज़ में तो आप जब बैठते हैं तो वैसे मेरा तो अपनी टेंशन हालत ख़राब होती है। मेरे साथ कोई ट्रैवल भी करे तो वो ये बता सकता है कि भाई ये शी इज़ नॉट फीलिंग ओके। लेकिन खैर होते हैं भाई, ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं दुनिया में कि जो अजीब व गरीब होते हैं, जैसे कि ये जेकब ट्रेवर थे। खैर बहरहाल एक और अजीब व गरीब कहानी भी मैं आपको सुनाऊँ, और वो अजीब व गरीब कहानी जो है वो हमारे पीर महल से आई है, हमारे पाकिस्तान के इलाके पीर महल से। और एक तरफ हमने कल आपको एक खबर सुनाई थी, और ये दिलचस्प भी है, बिल्कुल बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। और इसको देखने के यकीनन अवैस होता तो वो दूसरा रुख भी बताता कि ये भाई पैसे का ज़िया है वगैरह वगैरह है, और जो कि एक हद तक मुझे भी लगता है ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में हज इतना महंगा हो गया है कि अभी तक सिर्फ तकरीबन 5000 दरख्वास्तें ही मौसूल हो चुकी हैं, और अगले 4-5 दिनों में दरख्वास्तों के वसूल करने की आखिरी तारीख है। और ये रिकॉर्ड कमी है पाकिस्तान की हज दरख्वास्तों में, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान का हज इस कदर, सरकारी हज इस कदर महंगा है कि हर शख्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो तो सोच ही नहीं सकता कि भाई वो 10 लाख 9 लाख रुपए दे के सरकारी हज पे जाए। तो अब यहाँ पर जो ये दिलचस्प कहानी पीर महल से मैं लेके आई हूँ वो ये है कि बारात में नोटों के साथ मोबाइल फ़ोन्स की भी बरसात हो रही है। ये वायरल हो गई वीडियो, और ये आप इस वीडियो में देखें
कि सूबा पंजाब का ये ज़िला है, टोबा टेक सिंह के तहसील पीर महल है बेसिकली, और उसमें बारात में नोटों के साथ मोबाइल फ़ोन्स की बरसात की गई, जिसकी वीडियो जो है वो वायरल है। इससे पहले हमने देखा था कहीं एक शादी में कहीं डॉलर शॉलर लोग फेंक रहे थे और लोग जो है वो कैरियर लेके आए हुए थे या लिफाफे लेके आए हुए थे शॉपर के, वो उन डॉलर्स को उसमें कैच कर लेंगे तो ये हमने देखा था। अब ये पीर महल की कहानी है और ये ट्रक में हुआ है बेसिकली सारा वाकया। तो ट्रक से जो है ये बरसात की जा रही है और इसमें कोई कारें शाने नहीं थी, ये बाकायदा ये ट्रक बनाया, जिस तरह वो अक्सर हम देखते हैं ना खास कंटेनर तैयार होते हैं सियासतदानों की लॉन्ग मार्चों के लिए, तो ये भी लगता है खास ट्रक तैयार हुआ होता है या ट्रक बुलवाया है पैसा फेंकने के लिए और लोगों को जो है ये पैसे और मोबाइल। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोबाइल भी फेंके जा रहे थे और तफसीलात के मुताबिक जो पीर महल के नवाही इलाका है उससे आने वाली बारात में ट्रक के जरिए लाखों रुपए और मोबाइल फ़ोन जो हैं वो निछावर किए गए। पीर महल के नवाही गाँव जिसको कहते हैं कि 680 और बटा 21 गाफ बे है ये, तो ये हमारे गाँवों के नाम बड़े मज़ेदार हैं वैसे। 680 बटा 21 गाफ बे, तो इससे नौजवान, हाँ गाबे बेसिकली गाबे है वो, गाफ बे गुहेरा ब्रांच ये भी है। हाँ, मुझे पीछे से आवाज़ आई कि गाफ बे गुहेरा ब्रांच, क्योंकि हमारे टीम में एक बंदा मांगा है, भाई बताओ तुम लोग क्यों ये फेंक रहे हो, भाई इतना पैसा है, इतना मतलब चलो होगा फिर ठीक है, अब उनकी शादी है, मैं क्या कह सकती हूँ इस पर, उनका कमाया हुआ है यार, फेंके क्या करें जो भी करें। तो नौजवान की बारात थी, 10 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करके पीर महल वो पहुंची और पूरे रास्ते में नोट और मोबाइल फ़ोन्स की बरसात होती रही और फेंकते रहे और भाई गाने वाने भी बजते रहे होंगे साथ। अच्छा, बारातियों की जानिब से सैकड़ों की तादाद में मोबाइल फ़ोन्स फेंके गए, जिन्हें लूटने के लिए क्या मतलब उनको पकड़ने के लिए, उनको लेने के लिए वहाँ पर अच्छा खासा हुजूम जो लग गया हुआ था वो भी नज़र आया। और वाज़ेह रहे कि ये 3 रोज़ कबल पंजाब के शहर नारोवाल में शादी हुई थी, उसमें 20 लाख रुपए के नोट निछावर किए गए थे। तो ये भी है, ये हमारे यहाँ एक पंजाब में बड़ी ये रवायत और रस्म है और ये चलती है, लोग अच्छा खासा पैसा जो है वो ऐसे ही फेंकते हैं लोगों के लिए। मुझे तो अपनी टीम के बंदे का अफसोस हो रहा है, वो तो हमारे साथ इधर प्रोग्राम करा रहा है, उससे तो मोबाइल रह गया उधर, मतलब जाने देते भाई उसको, जाने देते तुम लोग शादी पे, तो वो भी जाके एक आधा मोबाइल पकड़ लेता, क्या पता 6 ही पकड़ लेता, हम सब के लिए 6-7 मोबाइल पकड़ लेता। तो हम लोगों ने भी सोचना वोचना तो है नहीं, बिल्कुल बस प्रोग्राम कराने में लगे हो। प्रोग्राम हम कर लेते यार, भेजो उसको, कहो पूछो कोई और शादी हो रही है पीर महल में तो जाए, हमारे लिए भी अभी मेरा ख्याल है वलीमा होना होगा, ये तो बारात जा रही थी ना तो वलीमा होना होगा, भेजो भाई हमारी टीम वाले, उसको भेजो, हमारा दूसरा जो है प्रोड्यूसर, और उसको कहो यार 4-5 कैच करके लाए और बड़ी कमीज पहन के जाए ना, ऐसे थैला उठा के दामन उठा के उसमें कैच वैच करे तो हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है सूरत हाल। बहरहाल लोग करते हैं, इस किस्म की हरकतें होती हैं, ये काम होते हैं और लेकिन ये है कि जिसके पास है वो करता है, जिसके पास नहीं है बस उसका थोड़ा सा अफसोस है कि अल्लाह ताला सबको एक तरह से खुद कफ़ील करे और उनकी ज़रूरतें लोगों की पूरी हों। अच्छा, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं पेशावर से ज़ीशान काका खेल, और इनसे हमने बात करनी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है खैबर पख्तूनख्वा से, और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद हो गई है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसमें क्या चक्कर है, क्यों हुआ ये, और ये फैसला कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर हम बात करेंगे ज़ीशान काका खेल से। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है शिफा, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ज़ीशान। आप हैं कि ये जो आई है खबर कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे अब सोशल मीडिया, ये क्या हुआ है? देखिए, ये एक एलामिया जारी हुआ है CCPO पेशावर पुलिस की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जितने भी पुलिस एहलकार है, अफसरान है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स है उसकी तरफ जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। ख़ुसूस तौर पर जो नौजवान है पुलिस एहलकार वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, दीगर जो ज़राए है सोशल मीडिया का उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया है कि उसमें कुछ ऐसी मवाद शेयर हो रही है जिससे पुलिस का मोरल जो है वो डाउन होता है। इसलिए सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतल्लिक़ पॉलिसी जो है CCPO पेशावर ने जो है वो जारी कर दी गई है, और इसके तहत तमाम पुलिस एहलकारों को यह हिदायत जारी की गई है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप्स को छोड़ दे, फेसबुक और दीगर जो ज़राए है सोशल मीडिया का उसका इस्तेमाल छोड़ दे, क्योंकि ये ज़राए इस्तेमाल करने से ऐसे चीज़ें अक्सर लोग ख़ुसूसी तौर पर जो ऐसे एलिमेंट्स है जो पुलिस का मोरल डाउन करना
चाहते हैं या उसका बदनामी करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए पुलिस नौजवानों में जो है मायूसी पैदा होती है, और अगर वो ये ज़रा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो इससे महफूज हो जाएंगे। ये एलामिया जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। सिर्फ अच्छा, ये जो मुतल्लिका तर्जुमान है वही इस ग्रुप में, सिर्फ पुलिस ही नहीं, पुलिस के एहलकार ही नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, या ये जो सोशल मीडिया की ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं उनको DC, AC और दीगर महकमों के सरकारी मुलाजमीन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है? देखिए, ये तकरीबन 1 साल 2 साल कबल पहले ये एलामिया जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि दौरान ड्यूटी जो सरकारी मुलाजमीन है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी उन पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं थे कि आप ड्यूटी के बाद भी इस्तेमाल न करें। लेकिन ये तो स्पेसिफिकली पुलिस एहलकारों के लिए जारी किया गया है। 1 दिसंबर को ये एलामिया जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कोई पुलिस एहलकार या ऑफिसर व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर जो ज़राए है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ये से बेइज्जती बन रहा है पुलिस एहलकारों के। कुछ एलिमेंट्स जो सरगर्म है वो पुलिस की बदनामी चाहते हैं, और जो पुलिस एहलकार है उनका मोरल डाउन करना चाहते हैं, तो इसलिए इनको सख्ती से हिदायत की गई है कि वो इस ग्रुप्स को छोड़ दे और इसका इस्तेमाल छोड़ दे। इससे कबल जो महकमा सेहत के एहलकार है उनको दौरान ड्यूटी हिदायत जारी की गई थी कि वो ये इस्तेमाल न करे, क्योंकि दौरान ड्यूटी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान का। पेशावर से हमारे साथ नाजरीन मौजूद थे। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं अभी ये ज़ीशान को जब सुन रही थी तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई एक हतमी पॉलिसी मौजूद ही नहीं है। अब हम ये जानते हैं, बिल्कुल मेरे जहन में भी ये है, और मैंने कई बार कई जगहों पर ये पढ़ा भी है कि पाकिस्तान के कवानीन ये कहते हैं, और दीगर भी कई ऐसे ममालिक है जहाँ पर ये कानून लागू है कि सरकारी अफसरान या सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल्स जाकर उस तरह से नहीं प्रचार कर सकते जिस तरह एक आम आदमी चीज़ें जो है वो जिसको हम कहेंगे कि एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर पाबंदी तो थी, अब कहाँ कहाँ पाबंदी थी, किस नौयत की पाबंदी थी, कितनी पाबंदी थी, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हम और कुछ नहीं पता। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी हैं कि डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, वो सूबों का इख्तियार है, हर चीज़ सूबों के पास चली गई है। तो पाकिस्तान में अगर कोई मेन कानून बनता भी है, नेशनल असम्बली से पास होता है, सेनेट से पास होता है, तो वो सिर्फ इस खित्ते 27 किलोमीटर तक इस्लामाबाद में लागू है। बाकी पाकिस्तान में उन कवानीन का कोई जो है वो परसान हाल एक तरह से नहीं होता। तो अब इसके हवाले से तो एक तरह से हमने देखा कि आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर जगह हमें चाहिए, लोग चाहिए कि भाई जो जाकर एक इजी एक्सेस होता है आपके पास अपने महकमे के बंदे तक पहुंचने का, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होगा। और हमने ये चीज़ इस्लामाबाद से शुरू होते देखी कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक ऐसा DC आया था, हमजा शफकात, मैं उनका नाम भी लूँगी और उनको मैं इस चीज़ के लिए दाद भी दूंगी कि उन्होंने ट्विटर का ऐसा इस्तेमाल किया कि रात को 3 बजे 2 बजे 1 बजे जिस वक्त कुछ ऐसा वैसा होता था और लोग उनको टैग करते थे, फौरी उनका जवाब आता था और वो अपने हुकाम को और अपने दीगर डिपार्टमेंट्स को मुत्तला कर देते थे कि भाई ये काम हुआ है, ये कार्रवाई हुई है, ये वारदात हुई है, फ़ौरन पहुंचो। तो उस चीज़ के फ़ायदे भी हैं, हाँ नुकसानात भी ज़ाहिर होंगे, हर चीज़ के हर तरह का इस्तेमाल है, लेकिन एक जामे पॉलिसी बनाएं, हर चीज़ के बारे में कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट रखें और फिर उसको अमलदारी के लिए आगे लेकर आएँ। ये ना करें कि एक महकमा इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, ऑन ड्यूटी कर सकते हैं, ऑफ ड्यूटी नहीं कर सकते, अजीब कन्फ्यूजन मचाई हुई है सर आप लोगों ने। खैर बहरहाल एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात हम कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से कि जिसने अज़म और लगन की एक शानदार मिसाल बनना गवारा किया और ज़िंदगी की मुश्किलात से अपनी ज़हनी एक लड़ाई से लड़ते लड़ते वो कामयाब हुए। और उनकी कामयाबी जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के ख़िलाफ़ हुई। बाइपोलर डिसऑर्डर का वो शिकार थे, वो उससे गुज़र रहे थे और ये बड़ी संगीन, बड़ी सीरियस एक मेंटल डिसऑर्डर है। जहनी अमराज़ में ये एक ऐसा जहनी मर्ज़ है कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं, और अगर आपको खुद वो लाहक है तो आपको भी नहीं पता चलता। ज़ाहिर है हर बंदा तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं है, पढ़ के नहीं आया हुआ, तो हमें भी ये नहीं पता चलता कि भाई हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्यों हमें डिप्रेशन हो रहा है, क्यों हमें कभी किसी वक्त बहुत खुशी हो रही है, किसी वक्त बहुत गम में हम चले गए हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, बायपोलर, बाय का मतलब कि दो ज़ाहिर है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में दो अजीब अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी और ये आपको ये ज़रूर पता चल रहा होगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो क्या है, क्यों है, वो आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। और हमारे यहाँ चूँकि एक्सपर्ट्स बड़े कम हैं, इस पर बात नहीं होती, तो हमने सोचा कि हम इस पर बात करेंगे और उस शख्स से करेंगे कि जिसने ना सिर्फ
इस चीज़ को पढ़ा, इससे लड़े और इसके ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखी, बल्कि जो है वो एक बाकायदा तौर पर उन्होंने एक जिसको हम कहेंगे कि उसमें तालीम हासिल की। 1% टॉप बैनुल-अक़वामी मुहक़्क़ीन में ये शामिल हुए। इन्होंने इतनी रिसर्चेज़ लिखी हैं, इतना इन पर काम किया है कि ये अब ना सिर्फ अपने लिए मसीहा साबित हुए बल्कि औरों के लिए भी मसीहा साबित हो रहे हैं, औरों की मदद भी कर रहे हैं, औरों की जो है थेरेपीज़ भी कर रहे हैं। बाकी लोग इनके पास जाते भी हैं। तो बाकायदा तौर पर ये एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे कि जो है इन्होंने इस चीज़ से कैसे कोप अप किया। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Firstly, I'm really thankful to you for inviting me in this program. बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, और जिस तरह से हमारे जहन में समझ में आया कि बाय मतलब दो हैं, तो ये इंसान की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रहा होता है? अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूं, जो एक ऐसा इंसान या बच्चा या फिर कोई भी बालिग इंसान जो कि बाहर बहुत ज़्यादा मनफी हालात का सामना करता है या सिचुएशंस का, जैसे बैड पेरेंटिंग हो गई, अब्यूज़, वायलेंस एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, और पोस्ट एमिनो एसिड्स प्रोफाइल्स जो होती हैं वो सही तरह काम करना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को मूड डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन ये मूड डिसऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है। बाई से मुराद होता है दो, और पोलर से मुराद टू इंटेंसिटीज़, यानी कि ऐसा इंसान जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में है वो इसके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं और वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते। या ऐसा शख्स जो है वो या तो बहुत ज़्यादा माजी में रहेगा या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहेगा। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में वायलेंस है, ट्रिकोटाइमिया यानी कि खुद को नुकसान पहुँचाना शामिल है और दूसरों को नुकसान पहुँचाना भी इसमें शामिल है। सही है। तो आपके साथ इस दौरान क्या क्या हुआ और आपने इससे फिर रिकवर कैसे किया? फर्स्टली जो मेरा मैटर है उसमें मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहाँ पर मैंने फिजिकल वायलेंस देखा अपने फादर की फॉर्म में कि वो मेरी मदर को बीट करते थे। ये एक सच्चाई है इस माशरे की जो हम बोलते नहीं हैं, हमें बोलना चाहिए। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी सीख लिए इसी के अंदर ही, मतलब अपनी जवानी के अंदर, जो कि मुझे नहीं सीखने चाहिए थे। तो उसकी वजह से जब मेरे फादर की बहुत अर्ली डेथ हो गई तो मेरे ब्रदर ने वायलेंस शुरू कर दिया। इवन दो आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक शॉप में था और मैंने 10 रुपीज़ का एक जूस का बॉक्स मांगा, 10 रुपीज़ का, तो उन्होंने मुझे मारते मारते इतना मारा कि मैं ICU तक जाने वाला था और मैं बेहोश हो गया कॉन्शियसनेस में, और मुझे CMH में मुंतकिल किया गया। तो वहाँ से इस तरह के जब इवेंट्स शुरू हुए, एंड देन बुलिंग, आई वाज बोर्न विद टॉसिस, बायलैटरल टॉसिस में दोनों आंखें जितनी खुली हैं बस उतनी खुली हैं, ऊपर नहीं हो सकती। और इसके अलावा मेरा जो वेट था वो ओबेसिटी था, यानी कि 105 kg। अच्छा। तो उस वजह से ये सारे जब एलिमेंट्स कंबाइन हुए तो आई गेट इनटू बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एट द एज ऑफ 40। सही है, सही है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके वालिद से जाहिर है वो जो भी उनकी कंडीशन थी उसका असर आप लोगों पर आया, और आपके भाई भी बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे थे? एग्जैक्टली ये जेनेटिक प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें मेरे फादर के फादर को भी था, मोस्टली रोल होता है। फिर हम इसको आगे प्रोसीड ऑन करते हैं, जैसे मेरे फादर को फिर हमने सोशली लर्न किया इसको अपने फादर से। मेरे ब्रदर का भी कसूर नहीं है, मैंने उनको माफ़ कर दिया इसी वजह से कि उनको भी प्रॉब्लम था, लेकिन ही वॉज नॉट हैविंग अ बाइपोलर, बट आई थिंक सो ही वॉज इनटू साइक्लोथेमिक डिप्रेशन के एपिसोड्स उनकी बहुत स्वेयर थी। सही है। अच्छा, फिर आपने, जाहिर है अभी हम आपसे बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, तो आपने बताया कि आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, तो आपने अपने साथ क्या किया और कैसे फिर इसको आपने फेस किया? जब मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हुआ तो मेरी सिस्टर उस वक्त रोल ऑफ ऑनर थी साइकोलॉजी की फील्ड में, तो उन्होंने मेरी हेल्प आउट नहीं की। पहली बात तो ये है कि मुझे उनको बताना चाहिए था उनको कि ये क्या चीज़ है। सो शी वॉज बिजी इन हर ऑन लाइफ, तो मुझे थोड़ी नफरत पैदा होने लग गई। आई एम सॉरी टू से, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा कि यहाँ तक कि मेरी माँ पे भी मेरा हाथ उठा, लोग बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन देखिए कोई मुझे समझ नहीं पा रहा था कि मैं बाइपोलर पेशेंट हूँ। देन पीपल आर टेलिंग मी कि जाओ जाके घूम फिर के आ जाओ। नो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। आपकी तो ज़िंदगी का प्लेयर ख़त्म हो जाता है, आपका डोपामाइन जो है वो एकदम से ब्लॉक हो जाता है, आपका हिपोथैलेमस जो होता है वो बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा आपकी सेरोटोनिन को, तो इसकी वजह से आप बिल्कुल हर चीज़ से कट ऑफ हो जाते हो। दोस्तों के दरमियान जाते थे तो छोटी सी बात भी बहुत बुरी लगती थी, दोस्तों को यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा कोप किया इस दौरान, एब्यूजिव भी रहा, अपने आप को बहुत इंजर्ड किया, यहाँ तक कि 2 दफ़ा सुसाइड कमिट कर ली इसी चीज़ में। लेकिन जो एक चीज़ मैंने अपने जहन में रखी कि डैट वॉज के मैं अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता। कहीं ना कहीं जहन में ये था कि मैं पॉजिटिवली भी साथ साथ कंकर करता रहा इसको, मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो यानी कि सॉरी, बेसिकली आपके अंदर एक जंग थी जो चल रही थी।
कंटिन्यूस जर्न 24 आवर्स की। इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉपिंग टेक्निक्स, लोग समझते हैं बहुत जल्दी मैं बाहर आ गया। मैंने रैपिंग को इस्तेमाल किया, मैंने रैप म्यूज़िक सीखा, मेरे 2-3 रैप सॉन्ग्स भी हैं वैसे तो। लेकिन मैं ऑब्वियसली डिप्रेसिव एपिसोड्स को मैनेज करता था। इसमें 2 एपिसोड्स होते हैं बाइपोलर में, डिप्रेसिव और मैनिक। डिप्रेसिव में आप अपने बेड से भी नहीं उठ पाते, आपको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, एवरीवन इज़ अगेंस्ट मी। सिस्टम वैसे ही सपोर्टिव नहीं है, ना आपका प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली, ना ही सेकेंडरी। खैर अब तो हम जब खुद इस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन कर चुके हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ हमारे गवर्नमेंट टीचर्स और प्रोफेसर्स भी इस नफ्सियात के इश्यूज़ का हम इलाज करते हैं उनका। अब तो वो बच्चों को क्या ट्रेन करेंगे आप खुद बताएं। तो उसके बाद क्या था कि आई जस्ट लाइक स्टार्टेड कोपिंग इट, और फिर मैंने रैपिंग की, मैंने लिखना शुरू किया इसके बारे में, मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया इसके ऊपर ताकि मैं लोगों से रियल स्टोरी से इंस्पायर करूँ अपने आप। सही है। अच्छा, रैप वाज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर रिकवरी। इसके अलावा प्रोसेस क्या था आपकी रिकवरी का? क्या क्या चीज़ थी जिसने आपको हेल्प किया? Initially, I would like to thank some of my professors and my brother, elder brother Mahmood Ali Akhtar. वो इंग्लैंड में थे। He told me, उसने मुझे कहा कि क्या हुआ। I said कि brother, this is happening to me. मैं कोई आवारागर्द नहीं हुआ, मैं स्नूकर भी खेल रहा था, ऐसी चीज़ें कर रहा था जो कि नहीं करते लोग। मैं एक बहुत ही मम्मी डैडी बचा था, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल बदल गया। तो माई मॉम स्टार्ट सेइंग कि यह बिगड़ चुका है। नो, आई एम नॉट। मेरे 96% मार्क्स थे मेरे मैट्रिकुलेशन के अंदर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। हाउ आई कैन बी, तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। देन आई कॉल्ड माई ब्रदर, ही सेड आई विल सपोर्ट यू, बट देयर इज नो एक्सक्यूज इन लाइफ अरसलान, I will support you each and everything. And then every day he used to call me, Arslan, there is no excuse in life. Get up, and you have to get up. फिर मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया उन्होंने। My first university was International Islamic University. I met very great professors over there जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, बच्चों की तरह गाइड किया इस फील्ड के अंदर। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें तो गोल्ड मेडलिस्ट बनना ही बनना है। तो मुझे CSS टॉपर भी देखना चाहते थे, लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं बन सका CSS नहीं, टॉपर। आपको सॉरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर डूइंग मच मोर ग्रेटर जॉब इस वक्त, मच मोर इम्पॉर्टेंट जॉब देन बीइंग अ CSS ऑफिसर। अच्छा, ये बताएं, आपने रिसर्च भी बड़ी की है और ज़ाहिर है आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 1% जो पाकिस्तान के साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके जर्नल्स वगैरह छपते हैं उसमें आप शुमार होते हैं। तो आपकी रिसर्च किस हवाले से है? कौन सी साइकोलॉजी का एंगल है, कौन सा एस्पेक्ट है जिसको आपने अपनी रिसर्च में बार बार जिसका जिक्र किया है, जिस पर आपने रिसर्च की है? सबसे पहले जो मेरी रिसर्च के मेन फोकसेस हैं वो इनर एक्सपीरियंसेस और मल्टी इन्फॉर्मिटी के ऊपर आते हैं कि जब एक इंसान, ये कि देखें जो एक आम डॉक्टर किताबें पढ़कर डॉक्टर बनता है, नफ्सियात का साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, तो वो खुद उसको इनर एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो वो पर्सनल लेने लग जाता है क्लाइंट को। सो आई हैव ट्राइड टू कन्वे टू द पाकिस्तानी डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट के इनर एक्सपीरियंसेस समझें क्लाइंट के। अगर एक क्लाइंट गुस्सा कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है या हैरेसमेंट कर रहा है तो उसके इनर एक्सपीरियंसेस के पीछे न्यूरो साइकोलॉजी एक्सप्लेन की मैंने अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर। मल्टी इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को लंबे अरसे तक स्टडी करना। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब क्लाइंट्स को आप लंबे अरसे तक डील करते हैं, और पाकिस्तान में हम ये भी जानते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि हर बंदा ही साइकोलॉजी की डिग्री कर रहा होता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो रजिस्टर्ड हैं और जो प्रॉपर प्रोफेशनली ट्रेंड हैं वो बड़े कम हैं। और क्या हमारे यहाँ, आपसे मैं फ्रैंकली पूछूंगी, हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो भी हैं दोनों और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की मैं बात कर रही हूँ खासतौर पर, जो कि ट्रीट करते हैं, एक बड़े लंबे अरसे तक इसका इलाज होता है। ज़ाहिर है ये 2 दिन की कहानी नहीं है, ओवरनाइट नहीं ट्रीट हो सकता। क्या यहाँ पर लोग प्रोफेशनलिज्म को, वो एथिक्स को, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है उसको समझते हैं? क्या ख्याल रखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का? क्या वो आपको वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो आपकी एक सेफ स्पेस है एंड यू कैन से व्हाटएवर यू वांट? वो कहते हैं ना हम कि भाई बोलो जो कहना है, चीखें मारनी है, लड़ना है, बदतमीजी करनी है, जो करना है, दिस इज योर सेफ स्पेस, यू कैन डू इट विदाउट बीइंग जज्ड फॉर इट। देखिए, मैं कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूँगा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरा खुद अपना 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कोई साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा साइकेट्रिस्ट। वह बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं, यहाँ तक कि क्लाइंट्स के बारे में बहुत ही सेंसिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट। और जब सुसाइड हो जाती है तो मैंने कई डॉक्टर्स को ऐसा कहते हुए देखा है कि फ़लाँ मर गया, मतलब कि और जो वो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकता। वो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ मनी। देखिए, अगर आप पैसा देंगे, अगर कोई 15,000 का सेशन ले रहा है तो उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मैं यहाँ इस्लामाबाद के भी नाम ले सकता हूँ एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। मेरे कोई पर्सनल उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने मेरा इलाज भी किया हुआ है, तो वो आज यहीं पर ही बैठे हुए हैं। तो लेकिन ऐसी कोई एम्पैथी नहीं है और इस माशरे में हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, आपने अपनी किचन भी रन करना है, किचन मनी भी चाहिए आपको, प्रेशर्स हैं आपके ऊपर, इकोनॉमिक क्राइसिस, और फिर उसके बाद ये जो क्लाइंट्स को इतनी अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है।
फॉरेन कंट्रीज़ के जब मैं क्लाइंट्स डील करता हूँ, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के, अभी तक मेरे पास क्लाइंट्स हैं 100+, तो वो लोग ऑलरेडी एजुकेटेड होते हैं, दे रिस्पेक्ट यू, दे रिस्पेक्ट योर टाइम। यहाँ पर बेसिकली समझाना पड़ता है 90%। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हैं, कितने अरसे में आपने इतने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं? ये तो काफ़ी ज़्यादा हैं। कितना टाइम आपको लगा और कितने अब तक पब्लिश हो चुके हैं? जब मैंने अपना BS स्टार्ट किया तो किसी चीज़ में तो इंट्रीग मुझे हो नहीं रहा था, बिकॉज मैं फ्रेंडशिप्स नहीं इंजॉय कर पा रहा था। लोग ट्रिप्स पे जाते थे, आई यूज्ड टू हैव पैनिक अटैक्स, तो तन्हाई पसंद हो गया। तो सोचा कि अब क्या करूं, कमरे के अंदर बंद हो चुका हूं। लोग जिस तरीके से बातें करते थे उस वक्त, कैजुअली लड़के जो होते थे उनको गर्लफ्रेंड्स बनानी थी, एंड आई वॉज नॉट इन दैट फेज़। तो सोचा कि क्या करूं। फिर एक लैपटॉप था और एक आबिद जफ़र साहब जो इस वक्त कैनेडियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि लेट्स डू रिसर्च। तो मुझे HOD ज़फ़र इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया, और मैंने अपने BS के पहले सेमेस्टर से ही अपने पहले सेमेस्टर में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए थे, और वहाँ से फिर मैंने उसी को अपना ही, और मैंने अपनी 18 साल की उम्र में पहली किताब लिखना शुरू कर दी। तो बस बिज़ी रहने का तरीका था, वरना मुझे लोग कहते हैं कि हाउ यू गॉट सो मच, आई सेड मैनिक एपिसोड में 18 दिन नींद नहीं आती थी, कुछ करने के लिए था नहीं, दोस्त यार कुछ समझते नहीं थे, तो हमने किताबों को दोस्त बना लिया। क्या बात है। तो टोटल हैं कितने रिसर्च पेपर्स हैं टोटल, और कितनी किताबें हैं जो आपने लिखी हैं? अभी मैं बेसिकली 290 रिसर्च पेपर्स मेरे पब्लिश्ड हैं, और जो अनपब्लिश्ड हैं वो अभी तक मेरे 12 जो रिसर्च पेपर्स अनपब्लिश्ड हैं उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, जिसकी वजह से वो पब्लिश नहीं हो सकते। सोशल टैबूज इन पाकिस्तान, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया तो सोशल मीडिया पे स्टूपिड अरसलान के नाम से हैशटैग शुरू हो गया। वो जो मैंने, और 14 डेज़ के बाद आप ही के न्यूज़ चैनल्स ने फिर वो न्यूज़ भी चलाई। डैट वॉज कि एक बेटी जो है वो अपने फादर से भी आजकल सिक्योर नहीं है। मैंने उस रिसर्च पेपर में डिस्कस किया पाकिस्तानी केसेस के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी डॉटर्स थी जिन्होंने अपने फादर और अपने ब्रदर्स के हाथों हरासमेंट फेस की। तो मुझे लोगों ने कहा कि लाइक ये मतलब कोई यहूदियों के एजेंट है, एंड ही इज़ जस्ट स्प्रेडिंग वेरी रॉन्ग थिंग्स इन दी सोसाइटी। फिर अनफॉर्चुनेटली 14 डेज़ के बाद फिर ये एक इवेंट रिपोर्ट हुआ TV चैनल के ऊपर कि ऐसा होता है। तो मेरी जो रिसर्चेज हैं वुमेन ओरिएंटेड है, कि वुमेन पे जो फिजिकल वायलेंस है मैं इसके अगेंस्ट हूँ, और मैं समझता हूँ कि वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम जब वुमेन का इलाज करते हैं, औरतें जो है सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं सोसाइटी में, सॉरी टू से, वो अपने शोहर पे शादी से पहले अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो उनके जो उनके पेरेंट्स ब्रदर्स कहते हैं कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको वो ट्रीटमेंट नहीं करने देते। फिर शादी के बाद वो शोहरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं, तो फिर वो कहते हैं, शोहर कहते हैं हम तो पैसे नहीं देंगे इलाज के, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ का। एंड इवन तो मैंने बहुत इसके ऊपर फिजिकल वायलेंसेस देखे, तो मेरा मोस्टली जो फोकस्ड है वो वुमेन के ऊपर होता है। सही, ठीक। अच्छा, अब एक ऐसा शख्स जो कि खुद इस तकलीफ से गुजरा, जिसको कि कोई समझ नहीं रहा था, अब आप औरों की तकलीफ समझते हैं, तो आप क्या ऑफ़र करते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स की, उन लोगों की, मरीज़ों की जो आपके पास आते हैं, जो तकलीफ़ में होते हैं लोग, और किस तरह से आप अपनी थेरेपीज़ को या अपने ट्रीटमेंट को डिफरेंट रखते हैं औरों से? देखिए, मेरी एक सिंपल अप्रोच है। मैं इनको पहले तो एजुकेट करता हूँ कि जो बायो मॉडल, बायो साइको सोशल 3 क्लॉक्स होती हैं। आपको जब मेडिकल बीमारी होती है तो आप उसमें सिर्फ अलामात के बारे में जानते हैं, बिकॉज उनका ताल्लुक सर्कैडियन क्लॉक्स के साथ होता है। जब आपको मेंटल इलनेस हो जाती है तो आपकी बायो साइको सोशल, और अब अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्पिरिचुअल क्लॉक भी उन्होंने शामिल कर दिया। अब वो भी थोड़ी दीन को इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। अब इसमें क्या है कि एंटीसाइकोटिक्स और नॉट क्योरेबल्स, वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा। अब लोग समझते हैं कि मेंटल इलनेस ला इलाज है। पहले तो मैं कहता हूँ इसको एक्सेप्ट करें, फिर मैं उनको लाइफ मैनेजमेंट सिखाता हूँ कि देखिए, डोंट डिपेंड अपॉन एनीवन, इवन नॉट ऑन अ डॉक्टर। अगर एक डॉक्टर के बाहर अगर मरीज की कमी है तो वो आपको 1 घंटा सुन लेगा, लेकिन अगर लेट सपोज उसके बाहर रश लगा हुआ है तो वो 5 मिनट के बाद नहीं सुन सकता आपको। तो मैं कहता हूँ कि आप कोपिंग टेक्निक्स खुद निकालें, सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करें, बिजी रखें अपने आप को। अब एक चीज़ हो गई है तो उसको एक्सेप्ट कर लें। जब एक्सेप्ट करेंगे तो कोपिंग मैकेनिज्म्स, कुछ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हम डिज़ाइन करते हैं इसके लिए, साइको सोशल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूँगा, जो पाकिस्तानी सोसाइटी को नहीं पता, इनको लगता है कि दवाइयाँ खाने से मेंटल इलनेस ठीक हो जाती है। यू कैन हील योर बायो क्लॉक बाय टेकिंग मेडिसिन्स, लेकिन साइको सोशल क्लॉक पे आपके लर्नड, सीखे हुए बिहेवियर्स, थॉट्स और इमोशंस होते हैं। जैसे एक थॉट आया, उसको आपने बार बार नेगेटिवली इसको सीखा, आपने प्रैक्टिस की अपने दिमाग पे,
और उसके बाद वो इमोशन में कन्वर्ट हुआ, तो नेगेटिव इमोशन प्रैक्टिस हुआ, और फिर वो प्रैक्टिस हुआ फिजियोलॉजिकल बिहेवियर लेवल पे। तो ये जो हाके हैं, मनफी हाके दिमाग में, ये किसी मेडिसिन से नहीं टूट सकते। इसके लिए थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, दिमाग की वर्जिशें होती हैं, एम्पिरिकली डिज़ाइन डाइट प्लान होता है। डाइट प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पाकिस्तान में नहीं समझा जाता। आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, मेरी डाइट बिल्कुल डिफरेंट है आप सबसे। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़, और आप खुद भी सोचेंगे कोपिंग स्किल्स के बारे में, पॉजिटिवली खुद भी ऐड करेंगे। जैसे मैंने रैप को ऐड किया, मैंने राइटिंग को ऐड किया, ये मेरे अपने आइडियाज़ थे, मुझे किसी ने नहीं दिए। बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपसे वो सुनेंगे जिसने आपको हेल्प किया कोप अप करने में बाइपोलर डिसऑर्डर से। रैप सॉन्ग कोई हमें अगर आप सुना सकें। ये असल में कोई डिप्रेस ना हो जाए। थोड़ा सा याद है कि 19 साल की उम्र थी और सुसाइड करने का सोच रहा था। सुसाइड से पहले लिखा था, काश लोग समझ जाते। रैप था कि आजकल के हाल में मैं बहुत मजबूर हूँ, नाकामियों के साए में फिर ज़िंदगी से दूर हूँ। ज़िंदगी हकीर है कि उमर गया ज़मीर है, तोड़ के जंजीरें मैं इस दुनिया को छोड़ दूँ। दुनिया की आड़ में ये रिश्ते सब झूठे हैं, ज़िंदगी के दर्द से हम खुद ही खुद रूठे हैं। तकदीरें हैं मेरी, क्या तुम मेरे साथ हो? ज़िंदगी है मेरी, क्या तुम बिस्मिल का मुकाम हो? हाथ थाम के तुम हाथ मेरा ज़िंदगी संवार दो। खामोशी से मैं डरता हूँ, कोई तो जवाब दो। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अरसलान अली अख्तर, आपने वक्त निकाला। साइकोथेरेपी और साइकोलॉजिस्ट के तौर पर बाकायदा तौर पर आप ट्रेन हैं, और हम आपसे मज़ीद सेशंस भी लगाएंगे, औरों की भी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ख़वातीन के हरासा करने का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ऐसी हरकतों का बर्दाश्त नहीं करना जो है वो एक हम एग्जांपल सेट करनी चाहिए हमें, ताकि हमें इस चीज़ को बर्दाश्त ना करना पड़े, और किसी भी हद तक किसी भी तरीके से किसी खातून को ये ना हो कि वो घर से बाहर ना निकल सके, उस पर घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदियां लग जाएं, वो काम पे ना जा सके, वो तालीम ना हासिल कर सके। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक औरत की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं अगर उसके साथ हरासमेंट हो। बाज़ औक़ात वो खुद ही दिल हार बैठती है। अच्छा, यही वजह है कि पाकिस्तान में 2010 के एक्ट के तहत ख़वातीन के हरासगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट, जिसको हम फॉस्पा के नाम से जानते हैं, इस पर हमने बड़े प्रोग्राम्स भी किए हैं, ये इदारा कायम किया गया। और ये एक नीम अदालती फ़ोरम है जिसका मकसद पूरे मुल्क में ख़वातीन के लिए हरासगी के बगैर काम करने का माहौल जो है उसको यकीनी बनाना है। अब हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम देखने में आती है कि बाज़ औक़ात ख़वातीन या उनकी फैमिलीज़ आगे मिलने वाले रवैये से डर कर, घबरा कर अपने केसेस के हवाले से रिपोर्ट नहीं करती हैं। जब रिपोर्ट नहीं करती हैं तो फिर उनका हल नहीं निकलता। वो जो प्रेडिटर्स हैं जिनको हम कहते हैं, वो मुआशरे में इसी तरह खुलेआम घूमते रहते हैं और उनको किसी किस्म का कोई कॉन्सिक्वेंस भी नहीं फेस करना पड़ता, और उनकी इस चीज़ का तदारुक नहीं हो सकता, और वो आगे बढ़ती रहती है बात। वो आगे किसी और के साथ करेंगे, फिर आगे किसी और के साथ हरासानी का मुर्तकब हो जाएंगे वो। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रीजनल हेड फॉस्पा की हैं सिंध की सबीका शाह साहिबा, और इनसे हम जानेंगे कि इनकी तरफ क्या सूरत हाल है, कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, और ख़वातीन के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीका शाह साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शिफा, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि लेट्स गो बैक टू द बेसिक। जो हमारा हरासमेंट एक्ट है वो क्या कहता है, और वो ख़वातीन को किस तरह से, ख़वातीन ज़ाहिर है हरासमेंट तो किसी के भी खिलाफ हो सकती है, लेकिन जो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, वो हमारी ख़वातीन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, बच्चे हैं, तो इनके हवाले से वो हरासमेंट एक्ट इनको किस तरह से हौसला दिलाता है, अश्योरेंसेस देता है कि भाई वी आर हेयर फॉर यू। थैंक यू, आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी एक्सप्लेनेटरी था। सबसे पहले तो यही क्लैरिफिकेशन कि ये एक्ट यस ख़वातीन हमारी एक सॉर्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, एंड दे सॉर्ट ऑफ नीड एन एक्स्ट्रा पुश इन आवर कम्युनिटी टू बी देयर इन द वर्क स्पेसेस। मगर ये 2010 का प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस एक्ट जो है, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों को भी प्रोटेक्ट करता है, ये बच्चों को भी प्रोटेक्ट करता है, ये ट्रांसजेंडर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। मगर टू सी हाउ इट अप्लाई, सबसे पहले आई थिंक वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स एंड अंडरस्टैंड कि हरासमेंट इटसेल्फ है क्या। थोड़ी सी एक किताबी डेफिनेशन है, वुड टेक 2 minutes ऑफ योर टाइम। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हरासमेंट जो है वो एक अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस या कोई रिक्वेस्ट हो सेक्सुअल फेवर की,
या स्टॉकिंग या साइबर स्टॉकिंग हो, कोई वर्बल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो, कोई विजुअल कम्युनिकेशन हो, ठीक है, या कोई आपका ऐसा कोई फिजिकल एक्ट या कॉन्डक्ट या कोई बिहेवियर हो, ठीक है, या आपका कोई जेस्चर हो, एक्सप्रेशन हो। बड़ा अब ये एक बहुत ही एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, क्योंकि हरासमेंट, हम हमेशा जब लफ्ज़ हरासमेंट सुनते हैं तो हम सोचते हैं कोई फिजिकल हरासमेंट होगी, बट हरासमेंट के और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। या फिर कोई ऐसा एक वर्क एनवायरनमेंट किया जा रहा हो जिसको हम एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें एक इंसान के लिए, एक औरत के लिए काम करना जो है बहुत मुश्किल हो जाए, जो एक इंटिमिडेटिंग या एक खौफजदा सा माहौल बनाया जाए। या फिर अगर आप कंप्लेनेंट से, जो आपका विक्टिम है, उससे कोई ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये एक कंडीशन है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, अग्री करते हैं, तो ही आप काम कर सकते हैं या तो ही आपकी प्रमोशन हो सकती है, यू नो दीज कंडीशंस व्हिच आर पुट फॉरवर्ड फॉर अ पर्सन, कि अगर आप ये इससे कंप्लाई करेंगे तो ही आप काम कर सकते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा एक अमेंडमेंट आया हमारा 2022 में, जिसमें हमने हरासमेंट की डेफिनेशन में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी इंक्लूड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ऐसा एक डिस्क्रिमिनेटरी या कोई प्रेजुडिशियल माइंडसेट है एक सर्टन जेंडर के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक मर्द है, एक एम्प्लॉयर है जिसका सारी खवातीन के खिलाफ एक माइंडसेट है कि ये तो कर नहीं सकती, ये इनके बस की बात नहीं है, एंड लाइकवाइज अ वुमन हु हैज दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट अगेंस्ट मेन, दैट आल्सो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ हरासमेंट नाउ। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें कि फॉस्पा की तरफ कितनी खवातीन आती हैं या कितनी खवातीन अपनी फैमिलीज़ के साथ आती हैं, वहाँ पर क्या सपोर्ट सिस्टम होता है? और क्योंकि ज़ाहिर है फैमिलीज़ बाज़ औक़ात खवातीन को खुद ही डरा धमका के घर बिठा देती हैं कि अब तुम खामखा हमारी बदनामी कराओगी रिपोर्ट करने के लिए, बस जो हुआ सो हुआ, मट्टी डालो और आगे चलो। तो कुछ इस किस्म के भी रवैये होते हैं। तो आपने क्या देखा है वर्क प्लेस हरासमेंट, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि सड़क पर हरासमेंट या वो तो बहुत सारी चीज़ें होती ही रहती हैं, लेकिन अगर वर्क प्लेस हरासमेंट की हम बात करें तो, या यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ कोई इनएप्रोप्रिएट रवैया है ख़वातीन स्टूडेंट्स के साथ, तो उस हवाले से फिर हम, क्योंकि वल्नरेबल होती है ना वहाँ पे, वो टीचर को सुनना भी पड़ता है, टीचर से बात भी करनी है, आपने नंबर भी उनसे लेने हैं, तो वो खामखा एक आ जाती है, उसमें एक ब्लैकमेलिंग का आंसर आ जाता है। तो जहाँ जहाँ ख़वातीन इस तरह से अफेक्ट हो रही होती हैं, तो वहाँ पर आपने क्या देखा है, कितनी ख़वातीन फॉस्पा की तरफ आना जो है वो पसंद करती हैं, या कितनी ख़वातीन कंफर्टेबल होती हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ आने में? देखिए, थोड़ा सा जो माइंडसेट के बारे में आपने बात किया शिफा, दैट इज ऑब्वियसली वेरी प्रेवलेंट कि हमारे यहाँ है ना, लोग क्या कहेंगे, और जो हमारे विक्टिम्स होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हेजिटेंट होते हैं टू कम फॉरवर्ड। इसके बारे में आपने थोड़ा सा कंप्लेंट मैकेनिज्म के बारे में पूछा था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं। बेसिकली फॉस्पा जो है, फॉस्पा स्टैंड्स फॉर फेडरल ऑम्बुड्समैन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। सो एज द नेम इंडिकेट्स, हम फेडरल हैं। सो जो इदारे फेडरल के अंडर फॉल करते हैं वो आते हैं फॉस्पा पे, तो उनके कंप्लेंट्स जो आते हैं वो फॉस्पा पे आते हैं। जो प्रोविंशियल इदारे हैं वो जाते हैं फॉस्पा के पास, विच इज प्रोविंशियल ऑम्बुड्समैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। अब कंप्लेंट फाइल करने का क्या तरीका है? सो द लॉ मैंडेट्स कि हर इदारा, whether it's a government or it's a private institution, they have to have an inquiry committee. अब इंक्वायरी कमेटी की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? इंक्वायरी कमेटी के आपके पास 3 मेंबरान होने बहुत जरूरी हैं। एक जिसमें एक कंपल्सरी हैज टू बी अ वुमन, वन हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, और एक होना चाहिए एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉइज का। अच्छा। तो हर इदारे के पास एक इंक्वायरी कमेटी हैज टू बी देयर। उसके अलावा हमारा जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, यू नो, व्हिच टॉक्स अबाउट व्हाट इज हरासमेंट, आपके राइट्स क्या हैं, हर इदारे को इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को एक कॉन्स्पिक्यूअस जगह पर डिस्प्ले करना जरूरी है। अब एक कंप्लेनेंट या एक विक्टिम के पास 2 ऑप्शंस होते हैं जब कोई हरासमेंट का इंसिडेंट होता है। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक कंप्लेंट फाइल करें अपने इदारे की इंक्वायरी कमेटी के पास। उसके बाद आइदर आप इंक्वायरी कमेटी के पास फाइल करें या फिर आप डायरेक्ट फॉस्पा के पास अपना कंप्लेंट लॉन्च करें। फॉस्पा के पास आप एक रिटन कंप्लेंट लाके हमारे दफ्तर में भी दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर यू कैन लॉन्च अ कंप्लेंट ऑनलाइन। उसके बाद फिर हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अच्छा, अगरचे आप अपने इदारे के सामने इंक्वायरी कमेटी में आप एक कंप्लेंट डालते हैं एंड देन यू नो द इंक्वायरी कमेटी, उसका पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ है हमारे लॉ में। वो प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद एक फाइंडिंग आती है। उस फाइंडिंग के बाद वो डिसाइड करते हैं कि
क्या हम एक मेजर पेनल्टी इसमें देंगे या एक माइनर पेनल्टी देंगे। अब अगर द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड कि उनकी इंक्वायरी कमेटी ने जो इंक्वायरी करी उसकी क्या फाइंडिंग आई, तो उसके बाद दे हैव द ऑप्शन टू फाइल एन अपील बिफोर फोस्पा। फिर वो फोस्पा के पास वो केस आता है, या फिर ऑल्टरनेटिवली दे हैव द ऑप्शन कि वो डायरेक्ट एक कंप्लेंट फोस्पा के पास फाइल करें। अच्छा, विद इन फोस्पा व्हेन यू फाइल अ कंप्लेंट बिकॉज यू आस्क्ड, सही है। और जब वो कंप्लेंट फाइल हो जाती है, जी बताएं। जी बिल्कुल, प्लीज एक्सप्लेन इट। मैं वो टाइम डेडलाइन पूछना चाह रही थी कि कोई आप लोगों ने ऐसा अपने पास रखा हुआ है मैकेनिज्म कि भाई इन 3 months और विद इन 6 months वील हैव टू सॉर्ट दिस आउट? So we try our level best to to deal with a complaint and to resolve a complaint, and mostly we do within a period of 90 days. अच्छा, complaint file करने के लिए कोई time limit नहीं दिया है। अच्छा, because अक्सर unfortunately it takes people a while to get the courage to actually file a complaint, and there are other matters. So taking that in mind, तो जो ये जो हमारा एक्ट है, Protection Against Harassment of Women in the Workplace Act, it is a victim centric law, and it works to accommodate the victim, and it does not penalize them if they have failed to file a complaint on time. ठीक है। और फोस्पा के अंदर फिर मैकेनिज्म होता क्या है, वो भी जरा थोड़ा सा अगर क्विकली एक्सप्लेन कर दें हमारे लिए। आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, फिर हम कंप्लेंट फाइल करने के विद इन अ पीरियड ऑफ मे बी लेस देन 2 days वी कॉल द कंप्लेनेंट इन। हम कंप्लेनेंट को बुलाते हैं, उनसे एक प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है। उस हियरिंग में हम उनसे उनकी डिटेल्स पूछते हैं। हमारे पास एक लीगल टीम है जो उनको हेल्प करती है। अच्छा, सो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि फोस्पा जो है इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हेन यू गो टू द कोर्ट यू हैव टू पे अ कोर्ट फीस, so it's a free of cost. And another good thing is that you do not have to get yourself a lawyer to represent you. आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, आपको कोई अगर आपको जी खुद लड़ सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है समझने में कि ये प्रोसीडिंग कैसे चलेगी या ये लीगल डॉक्यूमेंट कैसे ड्राफ्ट करना होगा, देयर सो मेनी प्रोसीजर्स जो एक लेमैन के लिए इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग। तो उसके लिए वी हैव अ लीगल टीम जो आपकी हेल्प करती है थ्रू आउट द प्रोसीजर। उसके बाद फिर हम फॉर द अक्यूज्ड हम उनको नोटिसेस इशू करते हैं। वो कोर्ट प्रोसीजर फॉलो होता है, वी इशू देम नोटिसेस, फिर वो हियरिंग में आते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद वी रीच टू अ कंक्लूजन एंड अकॉर्डिंगली अ पेनल्टी इज अवॉर्डेड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सभी का। शाह साहिबा नाजरीन मौजूद थी, रीजनल हेड हैं सिंध में फोस्पा की, और बता रही थी कि वर्क प्लेस हरासमेंट अगर किसी खातून के साथ हो तो वो फोस्पा आ सकती हैं। और फोस्पा के हवाले से बेसिकली हमने बड़ी बात की, लेकिन हम बेसिक्स पे आज चले गए कि एक्ट क्या कहता है, किस तरह से फोस्पा का इदारा किसी केस को लेकर आके चलता है, और आप क्या क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से क्या ले सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये फ्री हैं, इसमें कोई कोर्ट फ़ी नहीं लागू होती, तो ख़वातीन के लिए बड़ा एक आसान अमल है जो कि वो अपने आप को सेफ़ रखने के लिए और अगले को सज़ा दिलाने के लिए और बाकी ख़वातीन को सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पर आ सकती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा सियासी मंजरनामे की तरफ और वहाँ पर बात करते हैं। वहाँ पर भी बड़ी महाजराई हो रही है और वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि वो अपने ज़ाती मफादात सेफ गार्ड ना करें, वो आवाम को सेफ गार्ड करें। और मुल्की सियासत की गाड़ी जो है वो तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही है। पुराने इत्तेहादी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं और नए जो इंतखाबी इत्तेहाद हैं वो भी कायम हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि उनका जो पीपल्स पार्टी से जो राब्ता था अब कोई राब्ता नहीं है, और उन्होंने नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का भी ऐलान कर दिया है। अच्छा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली साहब जो हैं वो सूबे में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल का बार बार जिक्र कर रहे हैं और ये जिक्र फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं बहरहाल। अच्छा, अफवाहें जन्म ले रही हैं, अफवाहों के पेश नज़र जो है पेमरा के नोटिस आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी बात जो है वो नहीं कर सकते मीडिया पर इलेक्शंस के हवाले से, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे केसेस हैं उनके हवाले से भी इस पर सहाफ़ियों ने बड़ा शोर बर्पा कर रखा है। अच्छा, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए और वो दोबारा चैलेंज हो गए। अकबर एस बाबर साहब उन्होंने उनके खिलाफ महाज खोला हुआ है, तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में आने वाले कुछ महीने रहेंगे कैसे और कितना केओस होगा या कितनी खामोशी हो जाएगी। कल एक सहाफ़ी ने कहा कि ये इस वक्त इतनी खामोशी है, हालांकि इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं लेकिन मुल्क में इतनी खामोशी है, कभी कभी डर लगता है कि ये जो खामोशी है वो किसी तूफान का पेश खैमा भी होती है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीन काफ़ी मारूफ तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, इतना कुछ हो रहा है कि कहाँ वेयर टू बिगिन फ्रॉम। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्शंस के ही हवाले से और मीडिया के हवाले से, तो आप किस तरह से देखते हैं इस सारे इस कदगन को बेसिकली कि भाई बात नहीं करनी है इलेक्शन पे। अगर हम नहीं बात करेंगे, हम उनकी कैंपेन्स को कवर करते हैं, हम उनके हल्के दिखाते हैं जाके, इलेक्शन में तो बड़ा एक गहमा गहमी का माहौल होता है। ज़ाहिर है मीडिया का बड़ा किरदार है, मीडिया लोगों को बताता है किसने अपने हल्के में कितना काम किया। अगर ये सारी चीज़ें इसी पर पाबंदी लग जाएगी तो फिर हमारा तो काम ही नहीं रह गया, फिर हम घर जाएं। तो आप किस तरह से देखते हैं? और मालिक साहब हो गए या बड़े जो सीनियर बाकी तज्जियाकार और सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो बड़ा इसको आड़े हाथों लिया। देखिए, बेसिकली ये जितनी भी डिबेट हम करते हैं, ये हम मुनाफकत की डिबेट करते हैं। हम मुनाफिक हैं। हमने अमेरिका के इलेक्शंस को कवर करना है, बरतानिया करना है, टर्की करना है, लेकिन अपने इलेक्शंस पे कोई बात नहीं करनी। कितनी बड़ी मुनाफकत है ये, मुझे बताएं। हम उन जमहूरियत के एग्जाम्पल्स देते हैं, देखो वो ये कर रहे हैं, वो ये करे, अपने नहीं करते, क्योंकि हमने अपने अंदर वो कहते हैं ना, गुड़ को कोड़ कोड़ के बदना वो क्या कहते हैं उसको, चीटिंग भरी हुई है आपने। पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है, वो देखें वो मौलाना फजलुर रहमान का आपने कहा, वो कितने इत्तेहादी थे इसके पीडीएम के अंदर, वो भी साइड पे हो गए। तो ये सारे आपने जो इकट्ठा किया था, एक आदमी के लिए किया था, आदमी साइड पे हो गया, आपने बैक टू स्क्वायर वन वो कर दिया अपना जो आपका यूजुअल एसओपी है। सो बेसिकली हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बड़ा फ्रेजाइल है, और इसको मैं समझता हूँ कि ठीक करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नॉट फॉर पार्टी एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो आते रहेंगे, बढ़ेंगे। कल आपका दोस्त है, उसके बाद आपका एडवर्सरी है। तो इस चीज़ के ऊपर आप ना पाकिस्तान चलाएं, हमने पाकिस्तान ईमानदारी से चलाना है, और ईमानदारी एक ही तरीका है, ट्रांसपेरेंट करें। आफ्टर 1970 इलेक्शंस मुझे बता दें किस इलेक्शंस पे हर्फ नहीं उठा, किस इलेक्शंस को कहा कि ये डॉजी नहीं है, डूबियस नहीं है। तो आज भी ये जो होंगे, इट विल बी द सेम थिंग। सो डोंट वरी अबाउट इट। इस तरह वो कहते हैं ना, हम सब उम्मीद से हैं। हाँ, हम सब उम्मीद से, बिल्कुल। लेकिन मीर साहब, ये अब मैं इस बात पे भी कल से बड़ी परेशान थी, और उस वक्त जब हम पर मीडिया पर कदगनें लग रही थी, अब कुछ अरसा पहले से, अभी कल की नोटिस के बाद नहीं, कुछ अरसा पहले से मैं भी बार बार ये ट्वीटें कर रही थी। लोगों को खैर बड़ी तकलीफ भी होती थी, और बड़े सहाफ़ियों को भी मैंने कहा, अच्छा आमिर मतीन साहब और बाकी भी बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो ये बात उठा रहे थे कि भाई वी दी एंकर्स और दी जर्नलिस्ट और दी जो हम फील्ड में जाते हैं, कवर करते हैं या नहीं भी फील्ड में जाते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं या सहाफ़त से कोई मतलब बराह रास्त ताल्लुक़ है, हम लोग अगर आज नहीं उठे या हम लोगों ने अगर आज नहीं शोर डाला तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्पेस हमारी मजीद जो है वो ख़त्म होती जाएगी। अब अगर कल वाले नोटिस पे इतना शोर उठा है तो इज़ इट नॉट टू लेट, टू लिटिल टू लेट? मैं मीडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स इट इज़। देखिए जी, बिल्कुल। देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नो मैटर व्हाट इट इज़, वो एक चेक एंड बैलेंस पे चलता है। हाँ, मीडिया के भी एक रेड लाइन है, डोंट क्रॉस दैट रेड लाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक ऑब्जेक्टिव ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करें। तो अगर आप उसको रोकेंगे तो फिर आप किस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं? आप वही कर रहे हैं ना। देखो, ये मीडिया की आज़ादी किसने दी है? मीडिया की आज़ादी एक आर्मी जनरल मुशर्रफ ने दी है। वो मीडिया को लेके आए, और आज मीडिया को डैम्पर डाउन कौन कर रहा है? आपकी आर्मी तो नहीं कर रही, बल्कि ये दूसरे आपके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? Why? What is the reason behind it? तो कितने अफसोस की बात है कि यहाँ हम लोग फौज को क्रिटिसाइज कर देते हैं, फौज आपको आज़ादी देती है और दूसरे आके आपको बंद कर देते हैं। I mean, what a joke! Isn't that a joke? कि ये हम किस तरह ये डायकोटमी करते हैं इस चीज़ की। So basically, अगर आपने मुंह बंद किया, याद रखें आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती है, आपके इंटरनेशनल बिजनेसेस भी नहीं आते हैं, आपकी कोई सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन कहीं नहीं होती है। तो आप एक तरीके से एक इदारे का नुकसान नहीं, एक इंस्टीट्यूशन का नुकसान नहीं करते, आप ओवरऑल दुनिया का नुकसान, जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इधर आते हैं, आप उनका नुकसान करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ दैट, जो आपके फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, 126 या मुल्क आपके बैठे हैं, आप उनको क्या इंप्रेशन दे रहे हैं कि आपने क्लैम्प डाउन कर दिया हुआ है कि पीपल कांट टॉक? यू कांट डू दैट। देखो, ये वो मुल्क नहीं, ये वो दिन नहीं है या वो एरा नहीं है कि जिसके अंदर आप क्लैम्प डाउन कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है दुनिया का, छोड़ दे पाकिस्तान, दुनिया का, कि पीपल विल स्टार्ट स्पीकिंग देयर। और फिर क्या होता है? हमारी रेपुटेशन एज अ कंट्री खराब होती है। तो डू वी वांट दैट? नो वी डोंट। सो आई थिंक इसके अंदर वी नीड टू रीथिंक एंड रिव्यू
सिचुएशन एंड देन गेट ऑन विद इट। हाँ, रेड लाइन मत क्रॉस करें, बाकी आप तनकीद करें बराए तामीर, नॉट तनकीद बराए तनकीद, बराए तामीर दबा के करें, क्योंकि उसमें मीडिया आपका दुश्मन, किसी का दुश्मन नहीं है, वो आपको एक करेक्ट एक विजन देता है फ्रॉम अ पब्लिक पर्सपेक्टिव, जो कि अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट प्रेजेंट राइट नाउ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर कि अब आ जाते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल जो भी एक सिचुएशन चल रही है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी मुल्क में हो भी रही है और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और हमारे मुल्क को भी अमन व अमान बख्शे, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सियासतदानों के उस हवाले से भी बयानात आ रहे हैं और वो खदशात जाहिर कर रहे हैं कि भाई हम कैसे, अगर इनसिक्योर महसूस करेंगे तो हम कैसे जाके अपनी जानों की जो है वो बाजी लगाएं और जाकर खड़े हो जाएं और हम जलसे करें और तकरीरें करें आवाम में जाएं और उनकी भी जान को खतरे में डालें। तो एक तरफ एक ये एंगल है कि कुछ लोग कहते हैं कि अब ये बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर साथ ही साथ वो ये भी बार बार कह देते हैं अपने बयानात में कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें इलेक्शंस डिलेड चाहिए, हम कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पर ही हो, लेकिन ये एक कंसर्न है। तो क्या ये कंसर्न दूर किया जाएगा आपके ख्याल में? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सियासतदान दिखा रहे हैं जब वो आपस में तो लगे हुए हैं बंदर बांट करने के भाई सदर कौन होगा और फजल रहमान साहब होंगे या आसिफ जरदारी साहब होंगे, लेकिन मुल्क में इतना सीरियस क्राइसिस है, डेमोक्रेसी का क्राइसिस चल रहा है, मुल्क में इंतखाबात सूबों में नहीं हुए, वो डिले हो गए, वो आईन जो है वो नज़र नहीं आया बड़े अरसे तक, तो वो सारी चीज़ें तो हमारे सियासतदानों को नज़र नहीं आ रही और ये आने वाले वक्तों में ये साइकिल चलता है और हर एक को इम्पैक्ट करेगा। आज एक पार्टी भुगत रही है, कल दूसरी भुगती है, अगले दिन तीसरी भुगतेगी, तो ये तो सबके साथ होता है। उनमें अभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है कि वो ये समझ सकें कि भाई दे आर इन अ क्राइसिस। देखिए, ये जो सियासतदान बात करते हैं ना कि जी ये दहशतगर्दों से इनसिक्योर है, नहीं, दहशतगर्द है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ लेती हैं, ठीक है, उनके सरप्राइज अटैक ये कर देते हैं, लेकिन वो पकड़ लेती हैं। ये है इनसिक्योर आपस में, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे से इनसिक्योर है, नाम डाल देते हैं दहशतगर्दों का। यार टर्की के अंदर कितना बड़ा जलजिला आया है, उन्होंने इलेक्शंस रोके? बिल्कुल नहीं रोके, वहां भी खतरा था, लेकिन यहाँ हम दहशतगर्दों का वो एक बहाना बना लेते हैं। वो और भाई दहशतगर्दों के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस आर गुड इनफ, दे टैकल। अगर ना करती होती तो आज कहाँ दहशतगर्दी गई होती। तो ये आपको बिल्कुल दहशतगर्दी मिलेगी, उसको काउंटर किया जाएगा, बट आप तो अपना काम करो। आपको क्या डर है? आप तो खुद जब पीस टाइम होता है तो आपके पास 6 मोबाइलें पीछे चलती हैं, 4 आगे चलती हैं, आप तो खुद एक दूसरे से डरे हुए हो यार। तो द क्वेश्चन इज कि जो एक पॉलिटिकल फोरम इस तरह का हमारे पाकिस्तान में बन गया है कि जिसको प्रोटेक्शन खुद चाहिए, तो लोगों की क्या प्रोटेक्शन करेंगे? ये मुझे ये बताएं, आप क्या करेंगे? क्या लोग भी ये मोबाइल्स लेके चलें, गनमैन साथ लेके चलें? क्या वो इंसान नहीं है? और पहले इनकी सिक्योरिटी को ठीक करो, फिर अपनी आप की सिक्योरिटी की बात करो। 10 मोबाइल्स एंड गनमैन एंड ऑल दैट, व्हाट फॉर? क्या ये प्रोटोकॉल है या ये क्या है? व्हाट इज इट? आई मीन दिस बिकम्स अ जोक। खुदा की कसम लोग हंसते हैं बाहर के कि यार आपकी किस किस्म की जमहूरियत है कि आपके लोग खुद ही डरे हुए प्रोटेक्शन में चल रहे हैं और लोग जो है अनप्रोटेक्टेड है। हमारी देखो, हम अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसको बहुत अंडरमाइन करते हैं। ये बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारी, एंड वी मस्ट नॉट अंडरमाइन देम, दे विल डू देयर जॉब। यस, 9/11 भी तो हो गया था ना, डिस्पाइट ऑल द टॉप सिक्योरिटी द यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी अटैक्स हो गए थे। तो निकल आते हैं कहीं ना कहीं। सब कीप इन माइंड कि हम बड़े एक मुश्किल खित्ते में भी हैं और उसके बावजूद वी हैव बीन सर्वाइविंग वेरी गुड मैनर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फोर्सेज और बॉर्डर फोर्सेज और ये सारी चीज, मतलब हमारा खित्ता कोई आसान खित्ता नहीं है टू सर्वाइव। हर तरफ से हमारे तो दुश्मन बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये इस चीज को लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। अच्छा, इनको गलत मैं समझता हूं वर्गलाया जाता है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स पीटीआई, ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस की अब सारी कहानी उनके खिलाफ चल पड़ी है। ऑल्दो 20 दिन उनको दिए और उन्होंने इलेक्शंस कराए, उन्होंने कहा हमने कराए, और अब लेकिन वो चैलेंज हो गया है सारा मामला दोबारा से, और इलेक्शन कमीशन भी लुक्स लाइक कि इट इज़ हेल बेंट कि भाई इस पार्टी को तो फारिग करो। तो अब इनका क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है फ्यूचर? बिकॉज यू हैव बीन कवरिंग पॉलिटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और हमारे जैसे जूनियर्स भी आपसे सीख रहे हैं। तो पीटीआई को आप कहाँ देख रहे हैं? बाकी पार्टियां तो चलें आपस में लड़ रही हैं और वो ओहदे तकसीम कर रही हैं, लेकिन ये क्या करेंगे? इनका क्या फ्यूचर है इन इलेक्शंस में एटलीस्ट? देखिए जी,
जब हम बात करते हैं कश्मीर में जेनोसाइड की, पैलेस्टाइन में जेनोसाइड की, पाकिस्तान में अगर आपने पीटीआई को बिल्कुल आउट किया, इट विल बी द जेनोसाइड ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, इट विल बी द जेनोसाइड ऑफ डेमोक्रेसी, इट विल बी द जेनोसाइड ऑफ व्हाट वी कॉल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फेयर प्ले इन द पॉलिटिकल सर्कल्स ऑफ पाकिस्तान। आप बिल्कुल उसको नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ जाएगा और ये दबाव बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस आपके सर्कल्स में आएगा। मेरी तो बातें होती रहती है नाउ एंड अगेन विद द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, और वो यही कहते हैं कि अगर आप ये करोगे आप हमेशा के लिए आइसोलेट हो जाओगे, आप पे कोई ट्रस्ट नहीं होगा, आप पे कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं? क्यों भाई? देखो, द क्वेश्चन इज कि हम बात करते हैं 9 मई की, आप जरूर उन लोगों को पनिश करो जो कि कल्प्रिट्स हैं। उसके लिए तो कोई देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बिकॉज दैट मीन्स अंडरमाइनिंग आवर आर्म फोर्सेज, अंडरमाइनिंग आवर ओन सिस्टम एंड डिफाइंग आवर आर्मी। तो अगर ऐसे किस्म के दुश्मन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो उनको तो आप एग्जाम्पल्स बनाओ, बट यू कांट बैन द एंटायर पोलिटिकल पार्टी। सारे तो नहीं होते हैं ना, कई पार्टीज ने ऐसे ऐसे हरकतें की हुई हैं। क्या आपने पार्टीज बैन कर दी हुई है? नहीं, आप उन लोगों को पकड़ो जो ये करते हैं। सो द क्वेश्चन हियर राइजेस, आर वी गोइंग टू बी ऑनेस्ट, आर वी गोइंग टू बी फेयर, या इसको हम एक पॉलिटिकल वेंडेटा बनाया है? अब आप देख लो ना, जो मैंने पहले कहा, ये पीडीएम क्यों बनी थी? एक आदमी के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए। अब वो साइड पे हो गया, ये सब हुई बैक टू स्क्वायर वन। सो ये आपके सामने हिपोक्रेसी और मुनाफकत ये तो आपके सामने आ गई है। तो हम कब तक अपने आप से और मुल्क के साथ मुनाफकत करेंगे? कब तक करेंगे? मुझे बता दें आप। क्या आपने अभी खुद कहा है ना कि कितनी देर हो गई है, हम एक इकोनॉमिक डिप्रेशन से हैं। ये इंटरिम गवर्नमेंट, ये इकोनॉमिक इंटरिम, ये जो डिप्रेशन है, ये जो इंटरिम वाले आए हैं, दे आर डूइंग वेल, दे आर नॉट डूइंग बैड, एंड कंसिडरिंग दे आर नॉट इलेक्टेड, आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस फिर भी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इट्स स्टिल बेटर. So let's hope they do it till the time an elected government comes. But let me tell you, make a note of it, ये इनको 3 महीने नहीं को सर्वाइव करने देगा, क्योंकि दूसरे जो इनके राइवल्स हैं उन्होंने इन पे कीड़े निकाल ले, और देखो जी उन्होंने ये कर दिया। आज ये जो हमारी मुसीबतें हैं ये इंटरिम पे क्यों नहीं निकलती? मुझे बताएं। क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है, इनको बिठाया गया है। सो इनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती इतनी जिस तरह हम एक दूसरे पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पे करते हैं। तो ये जो ड्रामा है ये आपको इलेक्शन के बाद आ जाएगा, इफ द इलेक्शंस डू टेक प्लेस। तो लेट्स वेट एंड सी, डेवलपिंग स्टोरी है ये। बिल्कुल सही है। पीजे मीर साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के सीनियर एंकर भी रहे हैं, तज्जियाकार भी रहे हैं और बड़े अरसे से सियासत को बड़े गौर से कवर कर रहे हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनका जो भी मौक़िफ़ था तकरीबन सारे से ही मेरा अग्रीमेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अब आगे बढ़ने का वक्त है। पाकिस्तान इतने सीरियस, जिसको कहते हैं ना नाजुक मोड़ से गुजरा है, वो हुआ है बिल्कुल कि नाजुक मोड़ से अक्सर गुजरता रहता है, लेकिन जिस नाजुक मोड़ से आज पाकिस्तान गुजर रहा है, हम अगर अपने खित्ते में, अपने आसपास के, सिर्फ हम अपने पड़ोसियों पर ही नज़र डालें, उन्होंने जो तरक्की हासिल की है और जिधर आज हम खड़े हैं, हम इनसे बहुत आगे हुआ करते थे और हमसे बाकी ममालिक मदद मांगते थे और हम उनकी मदद करने के काबिल थे और करते भी थे। आज हम इतना पीछे रह गए हैं। अगर आज भी हमारे सियासतदान और मीडिया और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनको ये बात समझ नहीं आती तो ये और किसी का नुकसान नहीं है, हमारा, मेरा, किसी और का, एंकर का, सियासतदान का, इंडिविजुअल लेवल पे नुकसान नहीं है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह उस एक क्लास से हैं कि जिनकी रोजी रोटी चल रही है, घर भी चल रहा है, राशन भी डल जाता है, बिल भी अदा हो जाते हैं। नुकसान इस मुल्क का है और इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम का है, इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर इन इलेक्शंस के बाद भी चीज़ें सही नहीं होती तो फिर इसकी जिम्मेदारी हम सब पे कहीं ना कहीं आती है। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मोबाइल फ़ोन्स हम सब इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, हम जानते हैं कितनी मोबाइल सिमें हैं, कितने मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, और इस हवाले से पीटीए का बड़ा एक अहम किरदार है, क्योंकि पॉलिसी साज हैं ये और पॉलिसीज़ बनाते हैं। सारी टेलीकॉम कंपनीज़ इनके एक तरह से उन पॉलिसीज़ को फॉलो करने की मजाज होती हैं। और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो हमारे पीटीए की सिम्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है। वो तो हम खैर फिर भी बायोमेट्रिक, और वो तो हमें पता है कि वो तो होता ही है, लेकिन बाज़ औक़ात हमने ये भी खबरें आती देखी हैं कि कहीं आपकी अगर सिम आपके इस्तेमाल में नहीं
नहीं है तो उस पर कुछ पैसे जो हैं आपको अब चार्ज होंगे या और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम इन्हीं से क्लैरिफिकेशन लेंगे और इन्हीं से हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए ये एक्सप्लेन करें और समझाएं कि PTA की जो फ़ी का सारा स्ट्रक्चर है, सिम रजिस्ट्रेशन फ़ी और वो सारी चीज़ वो किस तरह से है और कितनी कितनी हमें देनी पड़ेगी। ये आम सादा सा सवाल है। हमारे साथ आरिफ सरगाना साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर जनरल कमर्शियल अफेयर्स हैं PTA के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो जो सिम डिसओनिंग जो होती है बेसिकली, उसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अगर आप बता सकें कि PTA कमर्शियल अफेयर्स डायरेक्टरेट जो है इसका क्या किरदार है सिम डिसओनिंग में। जी वैसे तो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का काम ओवरऑल ये है कि हम टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। जितनी सिम इश्यूज़ होती हैं या किस तरह से होनी चाहिए उसको रेगुलेट करना हमारा ओवरऑल काम है। मैकेनिज़्म क्या है वो हम टाइम टू टाइम उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते रहते हैं और वो हमारी एक जिम्मेदारी ओवरऑल पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की। विद इन टेलीकॉम अथॉरिटी हमारा जो ये कमर्शियल अफेयर्स डिवीज़न है, हम इसमें जो टैक्सेस हैं या जो चार्जेस हैं, कितने चार्जेस होने चाहिए, या हम जो मेजर ऑपरेटर होता है उसके जो उसके पैकेजेस होते हैं वो भी हम अप्रूव करते हैं ताकि वो कहीं ज़्यादा ना हो। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, आप लोगों ने विज़िट किया होगा बाहर के मुल्कों में, ज़ाहिर है सब ने, तो इस वक्त पाकिस्तान में आलमोस्ट जो डेटा की हद तक है वी आर द लोएस्ट। हमारे से सस्ता कहीं पे इंटरनेट नहीं मिलता। तो उसकी रीज़न ये है कि हम उसको जो है वो उसमें नज़र रखते हैं और हमें पता है कि ये लोग कहीं कितना एक हमारी अफोर्डेबिलिटी है तो हम उससे ऊपर नहीं जाने देते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम ये काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, डिसओनिंग के हवाले से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि डिसओनिंग की क्या हमारे पास पॉलिसी है। अगर किसी की कोई सिम है, घर में पड़ी हुई है, या तो उसके पास है और उसने अभी उसको ख़त्म नहीं किया है और उसका इरादा है कि शायद आगे आने वाले वक्तों में मैं दोबारा उसको यूज़ कर लूँगा, या अगर इरादा है कि यूज़ नहीं करूँगा तो फिर उसको क्या करना है? जी, इसमें बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे किया और हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपको पता है कि इस वक्त हमारी जो पॉलिसी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये डिसीजन है कि एक CNIC पे कोई भी शख्स जो है वो मैक्सिमम 5 सिम ले सकता है। तो वो होता ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऑफर्स लगाती रहती हैं, या कुछ लोग जो होते हैं वो इलीगल कामों के लिए यूज़ जब करना चाहते हैं तो वो चूँकि 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो वो जो ही कोई नई ऑफर आती है वो पहली सिम वापस करते हैं और नई सिम ले लेते हैं। तो चूँकि वो 5 से ज़्यादा रख नहीं सकते इसलिए उनको लेना पड़ती हैं। वैसे भी हम अपने बच्चों का भी एक ही CNIC पे भी होती हैं, तो वो हम जो वापस करते हैं उसको हम डिसओन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो डिसओन है। तो अब हमने ये ऑब्जर्व किया ओवर द पीरियड कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसओन कर देते हैं बगैर किसी वजह के। सिम को निकाला, एक दूसरी ऑफर आई उसको निकाला और पहली सिम को फेंक दिया या उसको जाकर डिसओन कर दिया और फिर नई सिम लगा ली। तो वो उससे ना सिर्फ कंपनियों का लॉस हो रहा है, मुल्क का लॉस हो रहा है। आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ी ई वेस्ट हो रही है, जो आप हैरान होंगी कि मंथली हम तकरीबन 12 से 13 करोड़ की सिमें जो हैं वो लोग जाके वापस करते हैं, जो कि ज़ाया हो जाती हैं। ठीक है। तो हमने उसको थोड़ा कर्टेल करने के लिए हमने कहा कि जी फ्री ऑफ कास्ट ना हो, हमने एक चार्ज लगा दिया है 200 रुपए का। वापस करेंगे तो 200 रुपए। अगर आप वापस करेंगे तो अप टू 200 रुपीज़ जो है वो एक ऑपरेटर चार्ज कर सकता है। हमने उस पे कहा है कि जी जो ऑपरेटर लगाना चाहे वो लगा ले, लेकिन मैक्सिमम 200 रुपए तक वो लगा सकता है। सही है। और अगर कोई वापस नहीं कर रहा और अपने घर में रखी हुई है कि 4 महीने बाद शायद दोबारा यूज कर लूं या 6 महीने, उस पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। और ये भी चार्ज जो होगा 200 रुपए, ये 1 जनवरी से लागू होगा। अच्छा, ठीक। 1 जनवरी से लागू होगा और इससे ज़्यादातर, चूंकि ये मैकेनिज्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फ्रीक्वेंटली इधर से उधर सिम करते रहते हैं। अगर आपकी सिम आपने 6 महीने से ज़्यादा रखी हुई है, फिर आप वापस करने चाहें तो फिर भी आप पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा। 200 रुपए भी आपसे चार्ज नहीं चलो भाई, ये तो शुक्र। चलो भाई, वेरी गुड। ये तो आज के प्रोग्राम की ताज़ा खबर और खुशखबरी थी कि कोई चार्ज नहीं है अगर आप अपने सिम को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करें प्रॉपर तरीके से, और किसी और वजह से भाई आप कनेक्शन ही चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब सिरे से ही उस कनेक्शन से निकलना चाह रहे हैं, फिर अगर आप देते हैं तो जो है आप पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, एक शनाख्ती कार्ड पर कितनी सिम्स रजिस्टर्ड हैं, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर आप नाजरीन को बता दें। बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, बहुत सारे भूल
गए होंगे, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी शख्स का NIC है वो हम काट के तो देते हैं कि भाई फॉर फलाना पर्पज ओनली, लेकिन इस्तेमाल हो भी जाती हैं और सिमें निकल भी जाती हैं, लोगों के नाम पे हो जाता है, लैप्सेस आ जाते हैं कहीं ना कहीं। जी, वो उसके लिए हम टाइम टू टाइम इसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं कि जी जो सिम है वो प्रॉपर आदमी को इशू होनी चाहिए। उसके लिए पहला मैकेनिज्म, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जी एक ID कार्ड पे मैक्सिमम 5 सिम आप ले सकते हैं और इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमने दूसरा मैकेनिज्म, आपको पता है कि 2014 या 15 में हमने ये स्टार्ट किया था कि जी बायोमेट्रिक के बाद आपको सिम इशू होगी। पहले तो आप जाके सिर्फ ID कार्ड देते थे और वो मिल जाती थी, अब वो नहीं। फिर हमने बायोमेट्रिक में जब आए, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, मशीनें आई, लोग हमने हायर किए, कंपनियों का बहुत सारा इसमें पैसा लगा, ताकि ऑब्जेक्टिव ये था कि सिर्फ जेन्युइन लोगों को जो है वो सिम इशू हो। अब हमने उसमें भी कुछ लूप होल देखे कि जी कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से फिर भी सिम निकाल रहे थे, तो अब हमने इसको भी फर्दर स्ट्रेंथन कर दिया है और अब कोई भी सिम जो है वो मल्टी फिंगर से निकलती है। अब ऐसा नहीं है कि एक अंगूठा लगाने से काम नहीं चलेगा। लगाने से नहीं है। अब जब आप सिम लेने जाएंगे तो अब आपको वो मशीन बताएगी कि आपने इन 5 में से कौन सी उंगली लगानी है। ओके, तो वो मशीन आपको बताएगी कि चौथी उंगली, तीसरी, और उस पे जब वो वेरीफाई होगी तो तब आपको सिम इशू होगी। तो इसका मतलब हरगिज सिम की सेल को रोकना नहीं है, मजीद रेगुलेट करना है, इसको मजीद रेगुलेट करना है ताकि जेन्युइन लोगों के पास सिम हो और वो मैक्सिमम लोगों के पास हो। ठीक है, सिर्फ जो इनजेन्युइन लोग जो हैं उनके पास सिम नहीं होनी चाहिए। और वो जो नंबर है जिस पे आप पता कर सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड भेज के, वो क्या है? जी 668 पर अगर आप अपना CNIC भेजें, आज ही SMS कर दें, तो आपको पता चल जाता है कि आपके नाम पर कितनी सिम है। अगर कोई गलत सिम आपके नाम पे इशू हो गई है तो आप फौरी चेक करें और जाएं फ्रेंचाइज पे और उसको बंद करें। और अगर आप वेबसाइट यूज करते हैं तो वो भी एक है cnic.sims.pk। अगर आप इस पे भी जाके अपना CNIC डालेंगे तो आप अपनी सिम कि आपके नाम पर इस वक्त तक कितनी सिम इशू हुई हैं वो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और ई सिम के बारे में भी हम चाहेंगे क्विकली बता दें, क्योंकि अभी एक नया फिनोमेना आया है, फोन्स भी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो ई सिम। जी, अब ई सिम एक नया फिनोमेना है और हमारे यहाँ मेरे ख्याल में आल 4 मोबाइल जो हैं वो ई सिम इशू कर रहे हैं। ई सिम अब बहुत सारे जो मोबाइल हैंडसेट हैं जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें तो इवन फिजिकल सिम की वो प्लेस भी नहीं है कि जहाँ पे फिजिकल सिम डाली जा सके। तो अब ई सिम का एक ये है कि जी वो आपको जैसे डेटा प्लान होता है, वो आपका डेटा प्लान सिर्फ उस पे ऐड कर देते हैं, आपको कोई फिजिकल सिम रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप कहीं भी जाएं और वहाँ पे अभी चूँकि वो काम स्टार्ट हुआ है, उसकी नई स्विचिंग और उसके बैक हाल पे जो कैपेसिटी है वो ऑपरेटर लगा रहे हैं, क्योंकि वो अभी कम है तो इसलिए उस सिम की प्राइस ज़्यादा रखी हुई है। अच्छा, सही है, और कुछ ज़्यादा रखी हुई है और वो भी कम हो रही है वक्त के साथ। मसलन एक ऑपरेटर जो वो पहले 5,000 रुपये चार्ज करता था, अब वो 2,000 रुपये चार्ज कर रहा है और इससे भी मज़ीद कम होगी जो ही वो कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये ई सिम है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आरिफ सरगना साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और DG कमर्शियल अफेयर्स हैं PTA के, और अब आपको पता चल गया होगा कि किस चीज़ पे पैसा है और किस चीज़ पे जुर्माना या कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। और अपने सिम्स के हवाले से ज़रूर विजिलेंट रहा करें, ज़रूर चेक करें, ऑन एंड ऑफ चेक कर लिया करें कि आपके शनाख्ती कार्ड पर कितनी सिम है, ताकि कोई भी ऐसा वाक़या अगर किसी जगह पर होता है वहाँ पर कम अज़ कम आपको ये एश्योरेंस हो कि आपका नंबर ज़ेर इस्तेमाल नहीं था, आपके नाम पर नंबर ज़ेर इस्तेमाल नहीं था किसी वारदात में। ये बड़ा ज़रूरी है और ये विजिलेंस हमें खुद दिखानी है बतौर सिटीजन, ये हर चीज़ हुकूमत पे ही ना डाल दें। तो बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त का। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो हम बड़ा फिटनेस के बारे में भी बात करते हैं, वेट लॉस के बारे में भी बात करते हैं, फैट लॉस के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन मसल बिल्डिंग के बारे में बात नहीं करते। और मसल बिल्डिंग के बारे में बात अगर करते भी हैं तो वो सिर्फ
वेट लिफ्टर्स और उन्हीं तक रहती है और उन्हीं तक महदूद होती है। भाई आम इंसान को अपने मसल्स की हेल्थ को कैसे बेहतर रखना है और डाइट में हम क्या क्या शामिल करें ताकि हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग हों, और ख़वातीन और मर्द और बच्चे सबको इस डिस्कशन का आई एम श्योर फ़ायदा होगा। हमारे साथ डाइटिशियन अनीसा सोहेल साहिबा मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि भाई मसल्स को कैसे सेहतमंद बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मसल हेल्थ अनीसा, हाउ टू इम्प्रूव दैट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मसल्स का जो बेसिक कंपोनेंट होता है ना, जिस चीज़ से मसल्स बनते हैं वो प्रोटीन होती है। हमारा पट्ठा प्रोटीन से बनता है। अब ग़िज़ा में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है और कितनी प्रोटीन हर इंसान को दरकार होती है, और जिससे हमारा पट्ठा मजबूत रहता है। फिर हम बात करेंगे कौन सी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से मसल कहते हैं, पट्ठा मतलब है तो ठीक है, उर्दू का लफ्ज़ है, पट्ठा कहती हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप कह सकती हैं, पट्ठा भी कह सकती है। आई ट्राई टू कंट्रोल माय लाफ्टर, लेकिन वी आर ठीक है इन अ सीरियस डिस्कशन नाज़रीन, लेकिन पब्लिक भी समझ आएगी, पब्लिक को भी हंसी आ जाएगी, मुझे भी आ जाती है। बस हो जाता है कभी कभी, आप डिसोरिएंट हो जाते हैं, एक टॉपिक से निकल जाते हैं, यू लूज फोकस। आई ट्राई टू फोकस। इट्स ओके। तो मसल्स का ये है कि फिर अब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लगती हैं, तो फिर मसल्स जो हैं वो डिकम्पोज होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ओल्ड एज भी उसका एक फैक्टर होता है। फिर उसमें फिर ये चीज़ होती है कि आप उसको किस तरह से रिटेन कर सकते हैं उस मसल को। तो हर बंदे की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ होती है। मिनिमम प्रोटीन अगर किसी बंदे को मैं कहूँ कि कितनी चाहिए, तो आपका जितना वजन है उतने ग्राम आपको एक दिन में प्रोटीन लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आपको हर रोज़ कम अज़ कम 60 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। तो फिर वो आप मैनेज कर सकते हैं सर्विंग साइज के हिसाब से। हमें प्रोटीन किन अज्जाओं से मिलती है, किन अज्जा से मिलती है? दो तरह की होती हैं प्रोटीन्स, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो होती है उसमें सारा लाल गोश्त, सारा बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन, फिश, अंडे, ये सब एग्जैक्टली पनीर, दही में भी प्रोटीन होती है। ये सब कुछ आता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन से। उसके बाद आती हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। उसमें सारी दालें और लेग्यूम्स यानी फलियां और दालें आती हैं। तमाम तरह जो चने, छोले और दालें वगैरह होती हैं, छिलके समेत, छिलके बगैर, उन सब में प्रोटीन होता है। तो आपने मेंटेन कैसे रखना है अपनी प्रोटीन को, इसका मिक्स एंड मैच करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा हफ्ता गोश्त खाते रहें, हर तरह का, ऐसी ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप सिर्फ दालें ही खाते रहें और सब्जियों की तरफ फोकस ही ना करें। तो ये प्रोटीन इसका एक मेन कंपोनेंट है, इससे मसल्स बनते हैं और ये ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर ऐसी डायबिटीज़, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे मसल डिसॉल्व होता जाता है, मसल डिकम्पोज होता जाता है। सही है। ओल्ड एज एक फैक्टर है जिससे मसल डिकम्पोज होता जाता है। इनएक्टिव होना भी एक है। बिल्कुल, इनएक्टिव होना भी, सुकड़ ही जाता है। बिल्कुल मसल सुकड़ जाता है। बल्कि आपने इनएक्टिविटी की बात की, तो एक्सरसाइज जो है वो मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल की हेल्थ को, उसकी लाइफ को रिटेन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपके मसल को नहीं पता कि आप 90 साल के हैं या 9 साल के। हाँ, जितनी उसकी ट्रेनिंग होगी उतना वो तरोताजा होगा। तो आप ओल्ड एज में भी अगर आप चाहते हैं कि आपको इधर उधर के दर्दे ना हो, तो रेगुलर कंसिस्टेंट एक्सरसाइज या वॉक उसकी एक बहुत अच्छी वो तरकीब है। उसके बाद इसमें बहुत सारे मसल हेल्थ में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं हम उनको, जिसमें मैग्नीशियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है और सोडियम आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मसल क्रैम्पिंग फेस करते हैं, मसल के क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्पैज़म्स होते हैं। अक्सर ख़वातीन आती हैं, वो कंप्लेन करती हैं कि टांगों में रात को सोते हुए ऐसी फीलिंग आती है कि कोई जैसे रींग रहा है, क्रॉलिंग फीलिंग, फिर जगह जगह पे दर्द और इचिंग और इन्फ्लेमेशन, सोजिश मसल्स की। ये जो तमाम सिम्टम्स हैं, ये अगर प्रोलॉन्ग करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको इन इलेक्ट्रोलाइट्स की या इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। तो ये कहाँ से पूरी होगी? बिल्कुल वही उस पे आते हैं हम। अच्छा, इनका रोल सिर्फ मसल हेल्थ में नहीं है। मैग्नीशियम फॉर एग्जाम्पल 300 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है हमारे जिस्म में। कैल्शियम के बहुत सारे रोल्स हैं और ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें। यानी कि कैल्शियम अकेला इंपॉर्टेंट नहीं होता, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ जो भी बॉडी में मौजूद है उसकी मल्टीपर्पज है। बिल्कुल। तो अब अगर एक बात कह दी कि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल वीक होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने किचन में एक एक डब्बी रख दें कैल्शियम सप्लीमेंट, पोटेशियम सप्लीमेंट। ऐसा नहीं हो सकता पूरी करने की। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको वैरायटी ऑफ डाइट लानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कुदरत में कोई एक चीज है जिसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ एक चीज डाली है, मैग्नीशियम रख दिया है। ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ होती है, हर उसमें सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और
सोडियम स्पेसिफिकली, सोडियम तो हमें नमक से मिलता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम हमें किन चीज़ों से मिलता है? अंडे में ये चीज़ें होती हैं, फिश में ये चीज़ें होती हैं, नट्स में चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बादाम और वॉलनट्स, ये जो हमारे मेवे वगैरह होते हैं, इनमें ये चीज़ें भरपूर होती हैं। इसके अलावा दालों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, गोश्त में होता है, हर चीज़ में ये होता है, स्पेशली फ्रूट्स में, तरबूज में, खरबूजे में, केले में पोटेशियम की बहुत हाई अमाउंट होती है। एक बहुत अच्छी चीज़ कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, हाँ। उसमें आप समझें वो एक ना इलेक्ट्रोलाइट, वो जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक होता है जो अक्सर बॉडी बिल्डर्स वगैरह लेते हैं, आप समझे ये अल्लाह ताला ने एक इलेक्ट्रोलाइट वाटर हमें बना के भेजा है और अभी ये अवेलेबल भी है मार्केट में, रेडियो पे मिल रहा है आजकल, तो वो पिए, भरपूर उसमें सेहत होती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अनीसा सोहेल नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी, डाइटिशियन, और मसल हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे थे। अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाएं और जितनी एक्टिविटी करेंगे उतना आपका मसल जो है उसमें वेयर टेयर नहीं होगी, बल्कि वो और मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। अदरवाइज आप अपना ये जहन में रखिए कि आपका वेट लॉस आपको नजर आने लग जाएगा अगर आपकी इनएक्टिविटी हो जाएगी लाइफ में, और वो जो है आपका मसल वेट जो है वो बेसिकली खत्म हो रहा होता है, मसल सुकड़ जाता है। तो जितना हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ये खास चीज़ रखी है कि हरकत में बरकत है, तो वो उसकी हमारी जीती जागती मिसाल हमारा जिस्म है। इसका बहुत ख्याल रखें और पाकिस्तान और हमें दुआओं में रखें याद, और आज के प्रोग्राम से दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे